now. Right, कंटिन्यू करते हैं. लास्ट टाइम ने ट्रांसलेशन तक कंप्लीट किया था. एनी डाउट्स टिल दैट पॉइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एनी डाउट्स टिल दैट पॉइंट? किसी भी पॉइंट तक, यहाँ तक ट्रांसलेशन का जो हमने टास्क कंप्लीट. राइट, यस अंशिका, यू आर सेइंग समथिंग. जेनेटिक कोड क्लियर हो गया है, ट्रांसक्रिप्शन क्लियर हो गया है सबको. राइट, एंड आई होप एवरीवन इज एबल टू जॉइन द क्लास. राइट, okay, right, so now moving to the point over here. Right, तो अब एक बार डिस्कशन कर लेते हैं जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं. राइट, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं. तो अभी आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुई. एक्चुअली सर को था कि 5 o'clock उनकी क्लास है, तो पहले उनकी 11th की क्लास लग गई थी. दैट व्हाई ही वाज बिजी इन दी अनदर क्लास. राइट, वो थोड़ा सा एक मिसइंटरप्रिटेशन हो गया उस टाइम पे. राइट, बट नो वरीज. एज पर मंडे बच्चा, मंडे आपका हमेशा फिजिक्स, सॉरी, आपका मंडे हमेशा फर्स्ट क्लास जो होता है आपका वो केमिस्ट्री का, और सेकंड क्लास बॉटनी का, एंड थर्सडे आपका बॉटनी की फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास केमिस्ट्री की. दिस इज व्हाट इज द टोटल सिनेरियो व्हिच विल मूव इन द क्लास. राइट, यस सानिया, वीडियो इज ब्लर. ओके, वीडियो मैं ऑफ ही कर रही हूँ. ठीक है, ऑडियो फाइन होनी चाहिए बस. अभी मैं शेयर स्क्रीन करूंगी ना, वो दिखना चाहिए आपको, क्योंकि सबसे मेन पार्ट वही है. राइट, कि जो लिखा हुआ दिख जाए. अच्छा, अब हम आ जाते हैं बच्चे इसी में ही. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस फॉर द जेनेटिक कोड हमने किया था. राइट, और उसी के साथ साथ वी स्टार्टेड विद द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन. राइट, नाउ टेल मी गाइस, एवरीवन, right, what is the difference in the prokaryotic and eukaryotic transcription? What is the major difference in the prokaryotic and eukaryotic transcription? फटाफट से. Right, quickly everyone on the telegram, right, and tell me the answer. Right, difference in between the prokaryotic and eukaryotic transcription. Right, फटाफट से. Right, that is what prokaryotic and eukaryotic transcription, क्या हम differences पढ़ेंगे इसके अंदर. Right, तो we basically say the one major difference जो हमें यहाँ पर दिखता है वो तो एक RNA polymerase के basis पे दिखता है. Right, तो tell me the difference on the base of RNA polymerase, continuous and discontinued in the eukaryotes. Right, ठीक है, discontinued नहीं धनंजय, whether you can say heterogeneous आपका यहाँ पर, क्योंकि वो HNRNA है ना, heterogeneous है. Polycistronic, monocistronic, बिल्कुल ठीक है. RNA polymerase के base पे difference बताओ. Right, single type of RNA polymerase in the prokaryote and the multiple type of the RNA polymerases in the eukaryotes में present होता है. ये होता है हमारे पास एक point. Good. Right, second, उसी के बाद हमने कहा यहाँ पर next one, where the process of splicing is required. Right, where process of splicing is required. Yes, बिल्कुल. तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, process of splicing is required in the eukaryote. Splicing is mediated by, कौन कराता है splicing? Right, splicing is mediated by. Right. Good. तो हम कहेंगे splicing is mediated by which complex is going to mediate the splicing process. Right, तो splicing is going to be mediated by spliceosome complex. Very good. So it is being mediated by the spliceosome complex. Spliceosome complex made up of SNRN and SNRNPs का बना हुआ है हमारे पास, जो पूरा हमारे पास splicing का mechanism catalyze करता है. Spliceosome complex. How many reactions are involved or in the during the endonucleolytic cleavage of the splicing? राइट, एंडोन्यूक्लियोलिटिक क्लीवेज के टाइम पे कितने रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और कौन से टाइप के रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं. राइट, व्हाट टाइप ऑफ द रिएक्शंस एंड हाउ मेनी रिएक्शंस आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द स्प्लाइसिंग के टाइम पे. 4 श्योर सानिया, 4, थिंक अबाउट इट. राइट, कितने रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द स्प्लाइसिंग? 2 ट्रांसएस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती, 4 कहाँ से आ गए भाई? राइट, 2 ही तो थे ट्रांसएस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, 4 कैसे हो गए? राइट, 2 ही तो ट्रांसएस्टेरिफिकेशन रिएक्शन थे हमारे पास. राइट, हमने स्टडी किए थे. यस, सो हाउ इट कम टू बी 2 बच्चे? तो 2 ट्रांसएस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस आर गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर द टास्क. किसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं हमारे पास? ताकि हम पूरा प्रोसेस में स्मूथली रन कर सके. राइट, बिल्कुल ठीक है. राइट, 2 ट्रांसएस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. राइट, व्हिच प्रोसेस रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड? Which process represent dominance of RNA world? Dominance of RNA world को कौन represent करता है? Right, अगर हम कहें splicing, very good. Splicing represent the dominance of RNA world. Right, what is the difference in the degeneracy and non-ambiguity of the codon? Right, difference in the degeneracy and non-ambiguity of the codon. फटाफट से. Right, difference in the degeneracy and non-ambiguity of the codon. राइट, कोडॉन के डीजेनरेसी, एम्बिग्विटी और नॉन एम्बिग्विटी और डीजेनरेसी में क्या मेन डिफरेंस है हमारे पास, अगर हम स्टेट करते हैं. राइट,
Very good. One codon, one amino acid. Very good, Riya. It is called as a non-ambiguity. बिल्कुल ठीक है रजुल. Right. लेकिन भाई degeneracy हमारे पास क्या define किया जाता है? Right. तो degeneracy is a condition. One amino acid, multiple codon is a degeneracy. Very good. Degeneracy, multiple codon for one amino acid. Right, Jasmine. बिल्कुल ठीक है. Degeneracy occur because of. What is the reason why degeneracy actually occur? Degeneracy किसकी वजह से होती है हमारे पास? क्या अगर मैं चेंज कर दूं तो degeneracy मेंटेन रहेगी मेरे पास? थर्ड पोजीशन. वेरी गुड. तो इट इज बिकॉज ऑफ द थर्ड पोजीशन ऑफ द कोडॉन. कोडॉन की थर्ड पोजीशन की वजह से हम कहते हैं डीजनरेसी इज बीइंग अटेन्ड. बिल्कुल ठीक है. राइट. फिर उसके बाद हमने कहा जब हम डीजनरेसी कराते हैं तो डीजनरेसी की वजह से ही टीआरएनए की एक प्रॉपर्टी वर्क करती है. देयर इज वन प्रॉपर्टी ऑफ द टीआरएनए व्हिच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द डीजनरेसी. राइट. वो कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास जो वर्क करती है? राइट. तो हमने कहा यहाँ पर ऑन दैट बेसिस इफ वी विल डिफाइन ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड. बिल्कुल राइट. ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए का नहीं एक पॉइंट था ना, वूबल हाइपोथेसिस. राइट. रिमेंबर वी टॉक अबाउट वन दैट इज द वूबल हाइपोथेसिस. हमने कहा था वूबल हाइपोथेसिस बीइंग द वन. यस, वूबल पेयरिंग. अच्छा, वूबल हाइपोथेसिस किसके किसके बीच में होता है? राइट. वूबल हाइपोथेसिस अगर बिटवीन दो के बीच में वूबल हाइपोथेसिस करते हैं. राइट. कौन सी दो साइड्स के बीच में वूबल हाइपोथेसिस हम बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं? वूबल हाइपोथेसिस एक्चुअली डन. यस, बिटवीन दी कौन सी पोजीशन है हमारे पास? एंटीकोडॉन और कोडॉन की पोजीशन होती है. याद आ रहा है? एंटीकोडॉन की कौन सी पोजीशन होती है हमारे पास? फर्स्ट पोजीशन ऑफ द एंटीकोडॉन एंड द थर्ड पोजीशन ऑफ द कोडॉन. Position of anticodon and third position of the codon work for the Boole pairing so as to compensate the less number of the tRNA with respect to the more number of the codon. क्योंकि कोडॉन के नंबर ज्यादा है, सॉरी आपके कोडॉन के जेनेटिक कोड में कोडॉन के नंबर ज्यादा है लेकिन वहीं पर हमारे पास tRNA के नंबर उसके कंपैरेटिवली कम है. राइट. तो ये हम बेसिकली डिफाइन करते हैं. वेरी गुड. राइट. तो डीजेनरेट याद रहेगा वूबल हाइपोथेसिस सबको. अच्छा, फटाफट से tRNA का स्ट्रक्चर समझाओ. व्हिच साइट ऑफ द tRNA इज रिस्पांसिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ अमीनो एकाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम? जल्दी से. Right. Which site of the tRNA is responsible for binding to amino acyl tRNA synthetase enzyme? Right. Very good. DHU loop, that is called as a DHU loop, is responsible, while T5C loop is responsible for binding to the ribosome. T5C loop किसके लिए था? राइबोसोम के लिए. और DHU loop मेरे पास किसके लिए? With the binding of the amino acyl tRNA synthetase enzyme. Right. What arm is referred as the amino acid acceptor arm? कौन सी आर्म को हम रेफर करते हैं amino acid acceptor arm? CCA arm. Very good guys, that's a very correct. CCA arm. Good guys. ऐसे ही सबको याद करते रहना है. बहुत ही बढ़िया. Right. CCA arms. Right. Now moving to this one. अब आगे बढ़ते हैं. अच्छा, कल आपका टेस्ट है? कल है ना शायद आप लोग का? Right. MR वालों का कल है शायद. TR वालों का हो चुका है. Right. हाँ जी. तो टेस्ट के अकॉर्डिंग जो FT JPFT वाला टेस्ट होता है. Right. अब मुझे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए सबकी. ठीक है. And I want everyone to attempt the test. Right. जब भी वो टेस्ट है, कल है या नेक्स्ट थर्सडे है, राइट. जब भी वो टेस्ट होगा, आई वांट एवरीवन टू अटेम्प्ट इट वेरी करेक्टली. राइट. सब उसको पूरा सॉल्व करें, अच्छे से टेस्ट को कंप्लीट करें. राइट. और रिजल्ट अच्छा है. ठीक है. राइट. नाउ लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक फॉर द ट्रांसलेशन. तो आज हम ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टुडेज क्लास. राइट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंप्लीट ट्रांसलेशन. राइट. सो लेट्स बिगिन ओवर हियर and let me switch off my camera and we'll start with the writing. Okay everyone. Now over here, right, let's talk about this. अब बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट करते रहना है. राइट. समझते रहना है इसके अंदर. हमने कहा था बच्चे जब मैंने ट्रांसलेशन स्टार्ट कराया था, राइट, तो व्हाट आई सेड इन द ट्रांसलेशन और कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, राइट, वही हम बेसिकली देखेंगे इसके अंदर. राइट. सो लेट्स स्टेट अबाउट इट. ओके, जस्ट गिव मी अ सेक. हाँ जी. तो हमने कहा सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन के लिए वी हैव टू स्टार्ट विद द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज अ प्री इनिशिएशन. हमें प्रोटीन की सिंथेसिस करनी थी, तो मुझे सबसे पहला स्टेप करना था, दैट इज कॉल्ड एज अ प्री इनिशिएशन. मैं इसे में आगे कंटिन्यू करती जाऊंगी. प्री इनिशिएशन स्टेप में हमने क्या कहा था? वी हैव टू गो फॉर द अमीनो एकाइलेशन ऑफ टीआरएनए. मुझे चार्जिंग करनी थी टीआरएनए की, अमीनो एकाइलेशन करना था. मींस आई हैव टू गो फॉर द स्टेप ऑफ द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एकाइल टीआरएनए, राइट, और कॉल्ड एज अ चार्ज टीआरएनए का मुझे सिंथेसिस करना है.
राइट, तो उसको हमने नाम दिया प्री इनिशिएशन स्टेप। हम इसमें अब कैसे करेंगे, हमने कहा सबसे पहले हम अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेंगे। तो हमने कहा अमीनो एसिड में हमने एटीपी डाल दी है, हमारे पास अमीनो एएमपी अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बन गया, पीपीआई मैंने रिलीज करा दिया। एट द टाइम उसी के साथ साथ मैंने कहा यहाँ पर अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स प्लस टीआरएनए और मेरे पास अमीनो इकाइल टीआरएनए एएमपी बन गया। जहाँ मैंने प्रोसेस क्या कराया था, अमीनो एस्टेरिफिकेशन की जो सीसीए आर्म था उसके ए का OH फ्री है, राइट, और मेरे पास अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप COH ग्रुप फ्री है, तो COH और OH के बीच में एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। एंड वी नेम दिस प्रोसेस एज, इस रिएक्शन को हमने नाम क्या दिया, अमीनो एकाइलेशन ऑफ टीआरएनए, राइट, इस स्टेप को हमने नाम दिया अमीनो एकाइलेशन ऑफ टीआरएनए, रेफर किया, और हमारे पास अमीनो एकाइल टीआरएनए बन गया, AMP रिलीज हो गया, H2 रिलीज हो गया और एंजाइम भी एज सच बाहर आ गया। सो आई हैव दिस इक्वेशन कि मैंने कहा जितने मेरे पास नंबर ऑफ अमीनो एसिड एक पॉलीपेप्टाइड में डालने हैं मुझे, भले वो रिपीटेड हो भले वो सेम हो, आई हैव टू ऐड देम, और वो ऐड करने के लिए जो मुझे जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड डालने हैं उतने ही मुझे एटीपी रिक्वायर्ड होंगे। नाउ वी से दी अनदर वन कि हमें क्या करना है, यहाँ पर इनिशिएशन करना है। इनिशिएशन करते टाइम पहले मैं एक डायग्राम आपको दिखा दूँ इनिशिएशन का ना, फिर हम देखो, चलो मैंने पहले स्टेप कराया। Okay guys, now we say the binding of 30S subunit, हमने राइबोसोम का 30S सबयूनिट बाइंड किया mRNA से, राइट, और mRNA से बाइंड कैसे कराया था, मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक mRNA के ऊपर एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस को आपने नाम क्या दिया था, यू सीक्वेंस एज अ शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस। वो शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस जो है आपका वो पॉलीप्यूरिनिक सीक्वेंस है, उसमें आपका AG सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, राइट, और वो सीक्वेंस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस है टू दैट ऑफ द 3' एंड ऑफ द 16S RRNA। तो 16S RRNA का जो 3' एंड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर वो कैरी कर रहा है, जिसकी वजह से आप उनके बीच में बेस पेयरिंग करा सकते हो, एंड प्रॉपर बेस पेयरिंग की वजह से आप राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट को उससे बाइंड करा दोगे। तो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट दैट इज 30S सब यूनिट वहां पर बाइंड हो चुकी है, राइट। अब 30S सब यूनिट बाइंड होते ही मैंने बताया था राइबोसोम के अंदर 3 सब यूनिट, टेल मी गाइस 3 यूनिट्स, 3 डॉकिंग साइट्स प्रेजेंट इन द राइबोसोम। कंप्लीट राइबोसोम में कौन से 3 डॉकिंग साइट्स प्रेजेंट है मेरे पास, राइट, जो 3 साइट्स एक्सपोज होती है जहां से टीआरएनए बाइंड करता है, राइट, वो 3 डॉकिंग साइट्स कौन कौन सी थी फटाफट से, राइट। राइबोसोम की दोनों सब यूनिट जब कंपाइल होती हैं तो मेरे पास 3 डॉकिंग साइट्स आती हैं। डॉकिंग साइट्स का मतलब क्या था, 3 ऐसी साइट्स जहां पर मेरे पास बाइंडिंग होती है, राइट, वेरी गुड, EPA, वेरी गुड राना, बी साइड EPA, E साइट, P साइट एंड A साइट, ये हमारे पास साइट थी, जिसमें से P और A कंट्रीब्यूट करने वाला कौन है, स्मॉलर सब यूनिट, और E कंट्रीब्यूट करने वाला कौन है, लार्जर सब यूनिट। तो अभी हमें लार्जर सब यूनिट तो बनाना है, खैर नहीं आया है, लेकिन हमारे पास P और A सब यूनिट यहाँ पर आ चुकी है। तो अब इस P और A सब यूनिट पे ही मुझे यहाँ पर बाइंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना है। एंड हाउ कम वी आर गोइंग टू डू, लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने सबसे पहला प्रोसेस किया था बाइंडिंग ऑफ 30S सब यूनिट। नाउ लेट मी गो फॉर द सेकंड। अब देखो हमारे पास टास्क क्या है, मैंने कहा था AUG इज वर्किंग एज अ स्टार्ट कोडॉन, सॉरी, AUG जब मेरे पास स्टार्ट कोडॉन की तरह फंक्शन कर रहा है तो AUG एक ऐसा कोडॉन है जो मीथियोनिन को भी कोड करता है और एक ऐसी साइट है जहां से मेरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर तो AUG हमने कहाँ लगाया, P साइट पे, और P साइट के अपस्ट्रीम कौन सा सीक्वेंस है, टेल मी गाइस व्हाट इज द सीक्वेंस अपस्ट्रीम टू द P साइट। P साइट के अपस्ट्रीम कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट है हमारे पास, राइट, तो हमने कहा P साइट के अपस्ट्रीम हमारे पास क्या प्रेजेंट है, राइट, देयर इज बीइंग द प्रेजेंस ऑफ द 5' UTR, नो अपस्ट्रीम क्या प्रेजेंट है, अपस्ट्रीम P साइट के 5' UTR है, राइट, 5' UTR सीक्वेंस है ना। तो मुझे अपस्ट्रीम वाला सीक्वेंस तो ट्रांसलेट करना ही नहीं है, मुझे AUG के डाउनस्ट्रीम वाले सीक्वेंस को ट्रांसलेट करना है। ये पॉइंट सबको क्लियर होता है। तो अब अगर उसके बेसिस पे मैं देखूं तो इसका मतलब मेरे पास गलती से भी ट्रांसक्रिप्शन पहले नहीं होना चाहिए, मुझे इसको तो पकड़ के चलना ही चलना है, इस साइट को तो मुझे वर्क कराना ही कराना है। तो प्रॉब्लम क्या है, क्या मेरे पास A साइट एक्सपोज है और क्या मैं इसके अंदर पूरे सेल के जितने अमीनो एसिड्स हैं उन सभी को चार्ज कर चुकी हूँ। AUG पे आने वाला जो टीआरएनए है ना वो हमारे पास है मीथियोनिन एकाइलेटेड टीआरएनए, और GUG पे आने वाला टीआरएनए जो है ना वो है मेरे पास आपका यहाँ पर वेलिन एकाइलेटेड टीआरएनए। तो मेरे पास वेलिन वाला टीआरएनए भी आ सकता है और मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट AUG से मीथियोनिन वाला टीआरएनए भी आ सकता है।
अब मेन पॉइंट मेरे पास ये आता है कि भाई मिथ्योनिन वाला भी आ सकता है और वेलिन वाला भी आ सकता है, तो मेरे पास तो दोनों में से कोई भी आ सकता है ना, टीआरएनए तो कोई भी रेडी है, कोई भी आ जाएगा। लेकिन मेरा टास्क क्या है बेटा, मुझे सबसे पहले किसको लेके आना है, आई हैव टू मेक दैट मिथ्योनिन टू कम फर्स्ट। मेरे पास टारगेट है कि भाई किसी भी तरीके से मिथ्योनिन सबसे पहले आके वहां अटक जाए। अगर मिथ्योनिन सबसे पहले आके वहां अटक जाए, मुझे ये काम करना है, तो मैं अभी काम कैसे करूंगी, हाउ कुड आई हैव टू डू दिस वर्क, मैं काम कैसे करूं। तो हमने कहा मिथ्योनिन एकाइलेटेड टीआरएनए को हम कहां बाइंड कराएं, पी साइड पे। तो क्या अगर मैं ए को हाइड कर दूं तो क्या मिथ्योनिन एकाइलेटेड टीआरएनए बाइंड हो जाएगा? टेल मी दैट। इफ आई मेक ए टू हाइड, क्या मेरे पास मिथ्योनिन वाला बाइंड हो जाएगा? क्योंकि अब तो वेलिन वाला दिख ही नहीं रहा ना। ये टास्क पूरा होता है, राइट? यस, ओके। अच्छा, उसी के साथ साथ जब स्मॉलर सब यूनिट लग चुकी है तो एक डर और था कि भाई लार्जर आके ना जुड़ जाए, राइट? अब मैं आपको एक टर्म और कंडीशन बताती हूँ। टर्म एंड कंडीशन ये है, ट्रांसलेशन के टाइम पे हमेशा पहले स्टार्टिंग ऑफ द केस में स्मॉलर सब यूनिट लगेगा पहले आके, उसके बाद टीआरएनए लगेगा, पहला टीआरएनए स्टार्ट कोडॉन वाला, फिर लार्जर सब यूनिट लगेगा। अगर ये ऑर्डर फॉलो हुआ तो ठीक है, अगर आपने ये ऑर्डर चेंज कर दिया तो बेसिकली सही नहीं रहेगा। तो मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पर फॉलो अप क्या करना है, राइट? आई हैव टू फॉलो वन कंडीशन। सेकेंड वन, दैट इज मुझे बाइंडिंग करानी है, राइट? वी हैव टू गो फॉर द बाइंडिंग ऑफ methionine acylated tRNA, which is the start tRNA to P site, and binding of initiation factor। अब देखो मेरे पास इनिशिएशन फैक्टर क्या है, अब बहुत ध्यान से देखना इसके अंदर, स्टेप के अंदर। सबसे पहले हमने किया IF1 की बाइंडिंग, इनिशिएशन फैक्टर 1। इनिशिएशन फैक्टर 1 विल बाइंड टू ए साइट, ये जाके बाइंड हो गया ए साइट पे। और अगर मेरे पास IF1 की बाइंडिंग बेटा ए साइट पे हो चुकी है, राइट, सो एज टू हाइड A site codon and allow the binding of start tRNA। start tRNA की बाइंडिंग हमारे पास हो जाए, हमें ये काम कराना है, which is called IF1 बाइंडिंग, जिसको मैंने नाम दे दिया। अब IF1 बाइंडिंग के बाद सेकेंड मुझे क्या करना है, IF3 की बाइंडिंग करानी है। तो अगर मुझे IF3 की बाइंडिंग करानी है बेटा, तो IF3 को मैंने बाइंड कर दिया टू 30S सब यूनिट। 30S सब यूनिट के लिए बाइंड करा दिया। प्रिवेंट द एसोसिएशन ऑफ 50S विद 30S। 50S का एसोसिएशन 30S से ना हो सके, उसके एसोसिएशन को प्रिवेंट कराना। इसका मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर लेके चलूं तो मेरे पास ये mRNA का स्ट्रक्चर था, ये मेरे पास था 5 प्राइम UTR, यहाँ से मैंने इस पे लगा रखा था ये मेरे पास दो साइड थी, बहुत ध्यान से देखना। अब इसके अंदर ये मेरे पास था AUG, ये मेरे पास था GUG, ये P साइड, ये A साइड, ये सीक्वेंस है बेटा हमारे पास, ये हमने फॉर्म कर रखा है। नाउ आई से आई हैव द बाइंडिंग ऑफ दिस वन, इस पे मैंने ये बाइंड करा दिया और इस पे मैंने ये बाइंड करा दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज कॉल्ड IF1, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड IF3। मैंने IF1 और IF3 की बाइंडिंग करा दी, राइट। तो मेरे पास अब ऐसा बन गया कॉम्प्लेक्स। अब मैंने कहा जो ये मेरे पास पूरा mRNA है, ये 30S सब यूनिट है, ये इनिशिएशन फैक्टर है। अब इस इनिशिएशन फैक्टर पे मैंने बाइंडिंग किसकी करा दी, नाउ आई हैव द बाइंडिंग ऑफ IF2 N6 F MET tRNA कॉम्प्लेक्स, ये मैंने यहाँ पर बाइंड करा। ध्यान से देखना ये है क्या मेरे पास, राइट। IF2 इज द इनिशिएशन फैक्टर जो लेके आएगा,
and this is the formyl and 6-formyl methionine एकाइलेटेड TR। तो जो मैंने यहाँ पर मिथियोनिन एकाइलेटेड लिखा था ना, वो एक्चुअली में मेरे पास N6-formyl मिथियोनिन एकाइलेटेड tRNA है। और इस बाइंडिंग के लिए आपको रिक्वायर होता है ATP, दैट इज GTP। और GTP जब ये बाइंड करा देता है तो एनर्जी देके GTP प्लस PI में रिलीज आउट हो जाता है। तब इसके बेसिस पे जो मेरे पास स्ट्रक्चर बना वो मेरे को कैसा दिखा, बेसिकली आई हैव, दिस इज द mRNA बेटा, ये मेरे पास 5 प्राइम UTR, ठीक है। यहाँ पर मैंने बाइंडिंग करा रखी है स्मॉलर सब यूनिट की, दैट इज AUG एंड GUG। तो मैंने इस पे तो यहाँ पर हाइड कर ही रखा था, इस पे यहाँ बाइंड करा रखा है, इसको यहाँ बाइंड करा रखा है। अब मैंने जाके बाइंडिंग किसकी करा दी, इंडस tRNA आ गया। अब ये जो tRNA है, tRNA के पास एंटीकोडॉन होगा UAC, ये 5 to 3 है, तो इसका 5 to 3 यहाँ पर, इस पे कौन सा लगा हुआ है, मिथियोनिन लगा दिया, आ गया मिथियोनिन एकाइलेटेड tRNA। ATP क्यों चाहिए था, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने के लिए मुझे ATP की रिक्वायरमेंट, एवरीवन अंडरस्टूड, राइट। तो ये मैंने यहाँ पर काम किया, राइट। सबको समझ आया यहाँ तक का पॉइंट, फाइन। सो आई हैव दिस एज द फॉर्माइल मिथियोनिन एकाइलेटेड tRNA मेरे पास फॉर्म, राइट। तो अब जो मेरे पास स्ट्रक्चर बना, क्या आपको ये सबको स्ट्रक्चर समझ आता है, एवरीवन अंडरस्टूड, राइट। दिस इज कॉल्ड एज द N6-formyl methionine एकाइलेटेड TR। ये बाइंड मैंने करा दिया इसके ऊपर, ये मेरे पास P साइड, ये मेरे पास A साइड। अब यहाँ से मुझे ये बताओ, कैन आई से इनिशिएटर tRNA और स्टार्ट tRNA बाइंड्स टू P साइड, क्या बाइंडिंग P साइड पे हुई है, ये पॉइंट क्लियर यहाँ तक, एवरीवन अंडरस्टूड, डन। अब जब ये आपने स्टेप कराया तो IF2 भी आपने साथ में बाहर निकाल दिया, क्योंकि अब IF2 की जरूरत नहीं है, IF2 का काम खत्म हो गया। अब थर्ड स्टेप मेरे पास क्या, अब अगर आपने इनिशिएटर tRNA भी बाइंड कर लिया, आपने स्मॉलर सबयूनिट भी बाइंड कर लिया, तो अब A साइड से हटा दूं IF1 को, शुड आई रिमूव A साइड से IF1 को हटा दूं, क्योंकि अब आगे बाइंडिंग तो IF1 हटाऊंगी तभी तो होगा ना, राइट। तो मैं यहाँ पर IF3 को हटाएंगे और लार्जर सब यूनिट को बाइंड कर देंगे, राइट। तो B says over here, third is the dissolution of IF1 and IF1 IF3 को हटा दिया from the initiation assembly and अब हटाते ही हमने क्या कर दिया, एसोसिएशन ऑफ 50s, that is called larger subunit with smaller subunit as 30s, right। तो अगर आप डिसोल्यूशन कर दिया तो अब मेरे को देखो स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, I have this as a structure, this is 5 prime UTR, 5 prime 3 prime, this is AUG, GUG, यहाँ पर देखो मेरे पास स्मॉलर सब यूनिट आ गया और यहाँ मेरे पास लार्जर सब, this is that is 50s, this is 30s, I have the complete, हो गया मेरे पास, then 70s, T, A और यहाँ पर कौन सा आ गया, E, E साइड आ गई। अब हमने कहा यहाँ पर ओवर हियर this is called as initiator translational completed,
IF1 once, ओके राइट। पहले बताओ यहाँ तक थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हुई है दिमाग में, राइट? फिर मैं आगे एक बार एक्सप्लेन करूँ फिर से, राइट? ओके गाइस, नाउ सी ओवर हियर व्हाट आई सेड इन दिस। आई सिंपली से द वन पॉइंट ओवर हियर। हमने कहा यहाँ पर सबसे पहले देखो, हमने यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट किया था। हमने कहा इनिशिएशन में स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट कोडॉन की है और आपको फॉर्मेशन करनी है इनिशिएशन ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स की। आपने सबसे पहले बाइंडिंग कराई 30s सब यूनिट की बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। You allowed the binding of 30s subunit to the mRNA sequence, right? तो Shine-Dalgarno sequence और 3' 16s rRNA के sequence में complementary base pairing से bind हो गया। अब जब bind हुआ तो बेटा P site और A site expose हो गई, राइट? P site A site expose हो गई तो P site A site है क्या? डॉकिंग साइट है जो अपने अंदर कोडॉन को फिट कर लेंगे। तो P site के अंदर जो कोडॉन फिट हुआ वो AUG और A site के अंदर जो कोडॉन फिट हुआ वो GUG। अब मुझे क्योंकि प्रोसेस को अभी शुरू करना है तो मुझे स्टार्ट कोडॉन से ही शुरू करना है, क्योंकि स्टार्ट कोडॉन का काम ही है प्रोसेस को स्टार्ट कराना, राइट? तो इफ आई हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस मींस मुझे किसी भी तरीके से ए साइट वाले को हाइड करना पड़ेगा ताकि ए साइट वाला एक्सपोज ना रहे, ताकि गलती से अमीनो एसिड के टीआरएनए की बाइंडिंग उस पे ना हो जाए पहले, क्योंकि अगर उस पे हो गई तो मैं पहले 3 कोडॉन तो छोड़ ही दूंगी, मैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगी एक तरीके से, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट उसी वजह से हमने कहा यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, जीयूजी को हाइड कर देते हैं। जीयूजी को हाइड करा जब तो मैंने जीयूजी के ऊपर जाके इनिशिएशन फैक्टर बाइंड करा दिया, दैट फैक्टर इज कॉल्ड IF1। मैंने IF1 को जाके ए साइट पे बाइंड करा दिया और उसके साथ मैं ये भी नहीं चाहती थी कि अभी लार्जर सब यूनिट बाइंड करे, तो लार्जर सब यूनिट को भी मुझे बेसिकली 30th सब यूनिट को हाइड कराना था कि लार्जर सब यूनिट उससे आके बाइंड ना करे, राइट? तो मैंने कहा 30th सब यूनिट को हाइड कराना है तो हम क्या करें इसके अंदर, तो हमने कहा चलो ऐसा करते 30th सब यूनिट के ऊपर भी एक इनिशिएशन फैक्टर लगा देते हैं। हमने IF1 IF3 लगा दिया, तो IF3 मैंने 30s के ऊपर लगा दिया ताकि एसोसिएशन 50 के साथ ना हो सके। IF1 मैंने ए साइट पे लगा दिया ताकि टीआरएनए उसमें आ ना सके। जब ये काम हो गया तो मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ही चीज एक्सपोज्ड है, दैट इज द ए साइट, सॉरी पी साइट। अभी सिर्फ एक ही चीज एक्सपोज है जो हमारे पास क्या है बच्चे, पी साइट। तो हमने कहा पी साइट एक्सपोज है तो पी साइट पे ऐसा करते हैं, लेट्स बाइंड दी टीआरएनए, बाइंड कर देते which is the initiator tRNA and initiator tRNA is this only बेटा। इसी को मैं initiator tRNA का नाम देती हूँ, that is N6 formyl methionine acylated tRNA, जो GTP की हेल्प से यहाँ पर बाइंड हो गया। और बाइंड होने के बाद हमने GTP का हाइड्रोलिसिस करके GDP और PI निकाल दिया और अल्टीमेटली ये हमने यहाँ पर बाइंड करा दिया आराम से, राइट? नहीं GUG नहीं, और कोई भी हो सकता है, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है बेटा। पी साइट पे पहला कोडॉन AUG होना चाहिए जो फिक्स है। आगे आप ए साइट पे कोई भी कोडॉन रख सकते हो, ट्रिपल यू रख लो, GUG रख लो, कोई भी कोडॉन रख लो 61 में से, राइट? वो आप रख सकते हो, भले आप वो ही क्यों ना रख लो, क्या कहते हैं आपका यहाँ पर AUG क्यों ना रख लो, कोई दिक्कत नहीं, राइट? IF2 इज एन एंजाइम, IF2 एक एंजाइम है जिसका काम क्या है, whose work is to take up, कि वो किसको लेके आएगा, राइट? इट हैज टू टेक अप द इनिशिएटर टीआरएनए। इनिशिएटर टीआरएनए को अपने आप से बाइंड कराएगा और बाइंड करा के वहां पर लेके आएगा ताकि पी साइट पे IF2 बाइंडिंग करा सके। तो IF2 कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कोडॉन एंड एंटीकोडॉन सो एज टू अलाउ द इनिशिएटर टीआरएनए टू बाइंड टू द पी साइट। समझ आया सबको पॉइंट? दैट्स द वर्क ऑफ द IF2। अब उस काम के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए उसे एनर्जी चाहिए, so for the hydrolysis उसको हम for forming the bond it need the energy, and for needing the energy it will take it from the right cell in the form of the GTP के फॉर्म में यहाँ पर दिए, right? जैसे ही बाइंडिंग हो गई हमारे पास, complete binding has been done, right? We say now we have to do what, क्या हमारे पास ए साइड भी एक्सपोज नहीं रखना चाहिए, उसको भी फ्री कर दे ताकि कुछ और आके बाइंड हो सके, राइट? और 30th सब यूनिट को भी फ्री कर देता, राइट? सो एट इन द मिड ऑफ द पॉइंट वी जस्ट मेक इट फ्री। हमने वहां से उसको फ्री कर दिया और फ्री करते ही यहाँ पर हमने बाइंडिंग दैट इज IF1 IF3 को वहां से हटा दिया, राइट? और ऑटोमेटिकली लार्जर सब यूनिट को जाके वहां से बाइंड करा दिया और पूरा प्रोसेस हमारे पास वहीं पर स्टॉप है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी डिफाइन एज अ कंप्लीट, राइट? जो हमने एज सच डिफाइन किया है, राइट? समझ आ गया यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से, राइट? IF3 बाइंडेड टू द 30s यूनिट बेटा, जो साइट 30s और 50s की जॉइनिंग साइट होती है ना, IF3 वहां बाइंड करता है, राइट? तो IF3 को वहां आपका बाइंडेड होता है, वहीं से आपको बाउंडेड IF3 आपको हटाना होगा, ठीक है,
राइट। तो IF1 तो ए साइड पे क्योंकि मुझे दिख रहा है, लेकिन IF3 मेरे पास कहाँ बाइंड कर रहा है? इट बाइंड टू द 30th सब यूनिट बाइंडिंग पेयरिंग साइड विद द लार्जर सब यूनिट। अब समझ आ गया सबको पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड? हो गया पूरा इनिशिएशन कंप्लीट? आगे बढ़ जाऊं? इनिशिएशन ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स नोट हो गया, राइट? गिविंग यू 2 minutes गाइस, नोट इट डाउन क्विकली। यस, वेरी गुड, फटाफट से कंप्लीट करो। और किसी को कोई भी डाउट अभी तक? क्योंकि अब जो मैं मेन काम कराने जा रही हूँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क एज इलॉन्गेशन। Now everyone who has done with the initiation process, just see this slide and tell me, is it clear to everyone? फटाफट से देखो, स्टेप बाय स्टेप ये पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ और टेल मी जिस भी स्टेप पे प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 2 उसका जो मैंने लिखा हुआ है जोया, एक सेकेंड बस, एक बार ये इमेज देख लो, ये मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं पॉइंट नंबर 2 वाली इमेज पे चली जाती हूँ, ठीक है? मैं रिटर्न वाले पेज पे जा रही हूँ। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? कंप्लीटेड? हो गया नोट डाउन? समझ आ गया अच्छे से? ओके एवरीवन, नाउ सी इन दिस कंप्लीट, हमने क्या कर रखा है? IF3 IF1 की बाइंडिंग कराई हुई है। IF1 देखो कहाँ बाइंडेड है? ए साइड पे। IF3 कहाँ बाइंडेड है हमारे पास? टू द स्मॉलर सब यूनिट। अब हम यहाँ पर F मेथियोनिन समझ आ रहा है, फॉर्माइल मेथियोनिन को लेके आए हैं। IF2 GTP के साथ बाइंडिंग करा दी इसकी P साइड पे, और जैसे 50s सब यूनिट आ गया हमारे पास, तो IF1 बार, IF2 बार, IF3 बार, एंड यू हैव द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बीइंग फॉर्म्ड। अंडरस्टूड? राइट। सो अब हमने यहाँ पर ये समझ आ गया। ई साइड भी दिख रहा है, देखो अभी तक ई साइड नहीं था ना, P साइड भी आ गया, ए साइड भी बेटा हमेशा नीचे, लार्जर सब यूनिट हमेशा ऊपर। तो ये छोटी छोटी चीजें जहाँ गलती नहीं करनी है, ये स्मॉल स्मॉल चीजें अच्छे से ध्यान रखें कि हम कैसे स्मॉलर लार्जर को अरेंज कर रहे हैं, राइट? अब इसी का मैं आगे बढ़ जाती हूँ। नेक्स्ट स्टेप दैट इज इलोंगेशन, राइट? ये सेकंड स्टेप है बच्चा, राइट? ओके जोया, नाउ टेल मी गाइस, फटाफट से अब एक पॉइंट मुझे यहाँ एक्सप्लेन कर दो जरा। इफ आई से initiation has to occur, right? If a polypeptide of 100 amino acid is to be synthesized, and for initiation step, how many ATP will be required? Quickly, if a 100 amino acid chain polypeptide is to be synthesized, how many ATP will be required during the initiation step? सही चाहिए मुझे इसका आंसर। श्योर, वेरी गुड सानिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। गाइस क्या हो गया भाई, 100 कैसे आ रहा है आंसर? हाउ कम 100 भी है ना आंसर? 100 तो हो ही नहीं सकता ना, खुद सोचो। अगर मेरे पास बच्चा सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने कहा इनिशिएशन सिर्फ किसके लिए होगा? आपने इनिशिएशन में सिर्फ किसको टारगेट किया, मुझे इतना बता दो। क्या आपने इनिशिएशन में सिर्फ स्टार्ट कोडॉन को टारगेट किया है? अगर आप इनिशिएशन में सिर्फ स्टार्ट कोडॉन को टारगेट कर रहे हो, वेरी गुड स्वतंत्र, अगर आप इनिशिएशन में स्टार्ट कोडॉन को टारगेट कर रहे हो, इनिशिएटर टीआरएनए को टारगेट कर रहे हो, तो आप एक ही जीटीपी तो खर्च कर रहे हो। आप यहाँ उतने जीटीपी थोड़ी खर्च कर रहे हो जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड है, होगा तो एक ही ना, एक ही होगा ना मेरे पास, इनिशिएटर टीआरएनए भी और इनिशिएटर कोडॉन भी और इनिशिएटर अमीनो एसिड भी। अंडरस्टूड? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? नंबर ऑफ एटीपी काउंट करते जाना, एंड में बैलेंस शीट बनानी है इसकी, राइट? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे,
let's move to the third step. We are going to start with elongation. बहुत अच्छे से एक एक करके ये स्टेप समझना है. elongation, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड है, ध्यान से क्या करना. elongation हमने कहा comprises of 3 सब स्टेप्स. इसके 3 फर्दर स्टेप्स हैं और 3 स्टेप में एक एक करके समझाऊंगी. डिकोडिंग, अच्छा साथ साथ नोट्स बन रहे हैं ना सबके. ट्रांसपेप्टाइडेशन, राइट, एंड ट्रांसलोकेशन, क्योंकि आज और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. कल हम लैकोफ्रॉन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट. नाउ डिकोडिंग, ट्रांसपेप्टाइडेशन एंड ट्रांसलोकेशन. नाउ मूविंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. पहले पार्ट पे अब मैं चल रही हूँ. डिकोडिंग. डिकोडिंग का मतलब जो भी mRNA पे इंफॉर्मेशन है, the information of mRNA as codons will be decoded as amino acid of. सबको डिस्कशन नहीं बीच में, सबका फोकस यहीं पर. इन बिटवीन किसी का माइक नहीं खुलना चाहिए, राइट. एक एक करके ध्यान से पॉइंट समझते चले जाना. हमने कहा बेटा हमने जो ए पी साइट पे लगाया था स्टार्ट कोडॉन, उसका काम हो गया. अब जो ए साइट पे है आपको उसके काम से शुरू करना है. आपको वहां तक इलोंगेट करना है कि आपके पास जो mRNA के ऊपर कोडॉन की इंफॉर्मेशन है, how come you are making that codon information to be utilizable as the amino acid information. कैसे आप उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करोगे as amino acid information of peptide. That's what the task is. ये आपका टास्क है स्पेसिफिक, राइट. और यही मेन काम हमें करना है इसमें कि हम इसको कैसे बेसिकली डिकोड करें, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, राइट. अब मैं एक एक करके डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स बनाती चली जाऊंगी और सब उसको क्लियर करते चले जाएंगे, राइट. क्योंकि फाइनल एक आपसे मैंने बनवाना है, राइट. तो आई विल से ओवर हियर, राइट, दिस इज द mRNA. वॉल्यूम मेरी साइड से वॉल्यूम बिल्कुल मैच से बिल्कुल. एक्चुअली मेरा थोड़ा गला खराब है तो मैं ज्यादा तेज बोल नहीं पाऊंगी. शायद आज आपको वॉइस मेरी कम आ रही होगी, राइट. मैं एक बार ट्राई करती हूँ थोड़ा और स्ट्रेच करने का, राइट. ओके गाइस, नाउ मूविंग टू दिस वन. हमने कहा बच्चा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस, ये 5 प्राइम यूटीआर. अब मैंने यहाँ एक पूरी चेन बना रही हूँ. उसमें पहला मैंने लिया था AUG, दूसरा मैंने लिया GUG, तीसरा मैंने लिया TRIU, then I have taken USG, then I have taken UH. राइट, ये हमारे पास आगे 3 प्राइम. ओके, नाउ टेल मी गाइस, स्टॉप कोडॉन के नाम बताना जरा फटाफट से. टेल मी द नेम ऑफ द स्टॉप कोडॉन्स. कौन कौन से स्टॉप कोडॉन्स पढ़े हैं हमने? ये हमारे पास बी साइड, ए साइड, UAA, UAG, UG. चलो कॉपी. यहाँ पर आ गया हमारे पास दिस वन एज फॉर माय. ये हमारे पास स्ट्रक्चर है. ओके, नाउ वेरी गुड रजुल, राइट जास्मिन, राइट अनंत, राइट. ओके गाइस, नाउ सी ओवर हियर. अब मैंने कहा यहाँ पर ए साइट इज फ्री, ठीक है. ए साइट फ्री है. ए साइट पे आके टीआरएनए बाइंड कर सकते हैं ना, राइट. हम बाइंड करा सकते हैं टीआरएनए को. तो डिकोडिंग यही है कि आप ए साइट पे अब टीआरएनए को बाइंड कराओ, राइट. और तो आप कैसे बाइंड कराओगे यही आपको सोचना, राइट. तो हमने कहा सबसे पहला काम हम इसमें क्या करेंगे, राइट. वी हैव द बाइंडिंग ऑफ वेलिन एकाइलेटेड टीआर, क्योंकि वेलिन आता है जीयूजी से, राइट. सिकल सेल एनीमिया आता है ना, राइट. इसी के बेसिस से मैंने लिया, राइट. तो हमने कहा यहाँ पर वेलिन एकाइलेटेड टीआर, राइट. तो हमने यहाँ पर ये बना.
अब वेलिन एकाइलेटेड टीआरएनए को जब बाइंड कराना, तो इसको बाइंड कराने के लिए एक फैक्टर आया विच इज कॉल्ड EFTU प्लस GTP, और जब ये बाइंड हो जाएगा तो EFTU बाहर प्लस GTP प्लस E, एंड व्हेन आई गो फॉर द बाइंडिंग, जब मैं इसकी बाइंडिंग करा लूँ तो अब मुझे स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, राइट। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हमने कहा यहाँ पर ये हमारे पास स्ट्रक्चर, ये 5 प्राइम UPR, ये 5 प्राइम एन, ये AUG, ये हमारे पास GUG, ये हमारे पास ट्रिपल U, USC, GA एंड दिस इज द P। यहाँ मैंने बाइंडिंग करा दी है एट दिस पॉइंट साइड, दिस इज द साइड, दिस साइड। अब मैंने यहाँ बाइंडिंग करा दी है और फाइल मिथ्योनी, यहाँ मेरे पास बाइंडिंग, ठीक है। आगे बाइंडिंग हो गया, यहाँ पर काम हमारे पास कंप्लीटेड। अब मैंने कहा ये P साइट, ये A साइट, तो अब यहाँ से मुझे इतना समझ आ गया, जो A साइट है मेरे पास, A साइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ अमीनो एकाइलेटेड टीआरएनए, बाइंडिंग होती है अमीनो एकाइलेटेड टीआरएनए और न्यू टीआरएनए की बाइंडिंग हम कराते हैं। न्यू टीआरएनए का मतलब बार बार एक नया टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आए, राइट। डिकोडिंग सबको समझ आया। अब मुझे ये समझाओ, मेरे को इससे आगे बढ़ना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके सामने, नाउ एवरीवन जस्ट पेन डाउन एंड टेल मी द ट्रूथ। जो मैं क्वेश्चन पूछती जाऊंगी मुझे वो आंसर बताते चले जाओगे सबके सब, राइट। मैंने कहा बच्चे P साइट ऑक्यूपाइड हो चुकी है, A साइट ऑक्यूपाइड हो चुकी है, राइट। तो P साइट इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय फॉर्माइल मेथियोनीन, A साइट इज ऑक्यूपाइड बाय वेलिन। I have the next other codons to be taken up, right? आगे के कोडॉन्स भी मुझे लेने, और आगे के कोडॉन्स पे टीआरएनए तभी आएगा जब उन पे राइबोसोम आ जाए, क्योंकि अभी मैंने कहा था ना टर्म्स ऑफ कंडीशन यही है कि भाई पहले आप राइबोसोम को बाइंड कराओ फिर टीआरएनए बाइंड करेगा इनिशिएटर के बाद। तो आपने कहा भाई राइबोसोम ट्रिपल यू पे तो है नहीं, राइबोसोम यूएससी पे है नहीं, राइबोसोम यूजीए पे भी नहीं है, तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं राइबोसोम को इस पे लेके आऊं? व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट? मुझे अब ऐसा क्या करना चाहिए so that triple U should be covered with the P or A site and I should have a new tRNA binded over that structure। मैं उस tRNA की बाइंडिंग करा दूं वहां पे, राइट। मैं अब ऐसा क्या काम करूं, राइट, जिसकी वजह से मैं इसको आगे ले आऊं? क्या मैं ये कह सकती हूँ बेटा, राइट, कैन आई से दैट कि राइबोसोम इज एबल टू वॉक ऑन द वेरी गुड, क्या राइबोसोम इज एबल टू वॉक ऑन द mRNA की? राइबोसोम को मैं एक कोडॉन शिफ्ट करा दूं आगे, काम चल जाएगा मेरे पास, राइट। यस और नो में आंसर देना मुझे। अगर मैं राइबोसोम को एक कोडॉन शिफ्ट करा दूं तो क्या मेरे पास टास्क हो जाएगा, राइट? हाँ बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैंने राइबोसोम को शिफ्ट करा दिया, मैंने राइबोसोम को ट्रिपल यू पे मैं ले आई, तो क्या मेरी ए साइट ट्रिपल यू हो जाएगी? अब जीयूजी मेरे पास पी साइट हो जाएगी और एयूजी मेरे पास पी साइट हो जाएगी। Am I right? करने आदत पॉइंट, राइट? बिल्कुल। अगर मैंने कहा मैंने यहाँ पर राइबोसोम को आगे वॉक करा दिया, तो वॉक कराने की वजह से ट्रिपल यू इज गोइंग टू बी द ए साइट, जीयूजी इज गोइंग टू बी द पी साइट एंड एयूजी इज गोइंग टू बी द ई साइट, राइट? नाउ am I able to bind the new tRNA to the A site? क्या अब मैं ट्रिपल यू के लिए फिनाइल एलानीन बाइंड करा सकती हूँ आराम से, राइट? Am I able to have the binding of this? Yes or no? राइट, क्या मेरे पास बाइंडिंग हो जाएगी अब आराम से? इमेजिन हो रहा है स्ट्रक्चर सबको? वेरी गुड। अच्छा, अब मेरे को ये समझाओ, आपने अगर ध्यान हो तो ई साइड का मतलब था एग्जिट साइड, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर बेटा ट्रिपल यू पे फिनाइल एलानीन को बाइंड करा दिया, ठीक है, जीयूजी पे वेलिन को बाइंड करा दिया, तो ई साइड पे तो फॉर्माइल मिथोनिन बच रहा। मतलब अगर अब मैं राइबोसोम को फिर एक स्टेप आगे बढ़ा दूं, तो क्या फॉर्माइल मिथोनिन चेन से बाहर? अगर मैं फिर एक स्टेप राइबोसोम को आगे बढ़ाती, ये प्रॉब्लम का आंसर देना, अगर मैं फिर से एक स्टेप राइबोसोम को आगे मूव कराती हूँ, यूएससी पे लेके जाती हूँ, तो क्या फॉर्माइल मिथोनिन का टीआरएनए राइबोसोम से एग्जिट हो गया, बाहर चला गया, राइट? यस और नो? यस।
अगर हम यहाँ पर फॉर्माइल मीथियोनिन वाले टीआरएनए को एग्जिट करा देंगे सिस्टम से, टेल मी गाइस, अगर मैं फॉर्माइल मीथियोनिन वाले टीआरएनए को एग्जिट करा दूंगी सिस्टम से, तो क्या मैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रही हूँ, या मैं एक अमीनो एसिड को खो रही हूँ, या मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही एक्चुअली में, ना तो मेरे पास प्रॉपर एक चेन बन रही है, ना कोई अमीनो एसिड टिक पा रहा है, क्योंकि जब मैं यूजीए पे जाऊंगी तो वेलिन बाहर चला जाएगा। इसका मतलब धीरे धीरे करके पीछे इतनी मेहनत से जीटीपी खर्च करके डाल रहे हो और धीरे धीरे उनको अलग करते चले जा रहे हो, हटाते चले जा रहे हो, क्या फायदा है? क्या आपकी कहीं से कहीं तक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रेच बनी? राइट, नो, हमने पॉलीपेप्टाइड स्ट्रेच तो बनाया ही नहीं, हम तो सिर्फ आगे मूव कराते चले गए। प्रॉब्लम समझ आई मेरी? राइट, एवरीवन अंडरस्टूड? समझ आ जाएगी तो सोल्यूशन अपने आप क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए। राइट, आई से मैं दोबारा से बोलती हूँ, मैंने ट्रिपल यू की तरफ राइबोसोम को वॉक इन करा दिया। राइबोसोम जब वॉक इन करके ट्रिपल यू पे गया तो मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया फिनाइल एलानिन, वहां पर आ गया। ई साइड पे फॉर्माइल मीथियोनिन आ गया, पी साइड पे वेलिन आ गया, ए साइड पे फिनाइल एलानिन। ठीक है, अब मैंने कहा लेट अस सपोज फिर आगे मूव करा, जब मैंने फिर यूएससी पे आगे मूव कराया तो मेरे पास अमीनो एसिड ए1 आ गया ए साइड पे, मेरे पास पी साइड पे चला गया फिनाइल एलानिन, ई साइड पे चला गया वेलिन, फॉर्माइल मीथियोनिन तो एग्जिट कर गया क्योंकि वो तो राइबोसोम से बाहर। फिर मैं एक स्टेप आगे जाऊंगी तो यूजीए पे तो चलो टर्मिनेशन हो गया, लेकिन उसके पीछे वाला वेलिन बाहर चला गया। क्या आपका कोई फायदा हुआ? आप एक तरफ तो एडिशन करा रहे थे, एक तरफ बाहर निकाल रहे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, दिस इज समथिंग रॉन्ग इन दिस। मुझे किसी ना किसी से करेक्ट करना पड़ेगा, कैसे करेक्ट करूंगा? टेल मी व्हाट शुड आई हैव टू, मैं क्या करूं ताकि मेरे पास सारे अमीनो एसिड टिके रहें और एक पेप्टाइड चेन जैसा स्ट्रक्चर, प्रोटीन जो बनाना चाहती हूँ मैं वो बने। राइट, सो व्हाट शुड बी डन, मैं क्या ऐसा करूं कि मैं इसको बाहर ना जाने दूं, पेप्टाइड बॉन्ड बना लूं? बिल्कुल, मींस मैं इसको मूव कराने से पहले पेप्टाइड बॉन्ड बनाऊं या मूव कराने के बाद पेप्टाइड बॉन्ड बनाऊं? मैं बेटर चांस क्या है मैं ये करूँ ना? अगर देखो अब मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती हूँ और सोल्यूशन सब ध्यान से देखो, समझना है इसको, फिर मैं डायग्रामेटिकली ड्रॉ करूँ। इफ आई से बेटा, अगर मैंने कहा कि मेरे पास ए साइड पे वेलिन है और माइल मीथियोनिन मेरे पास पी साइड पे, ठीक है, अभी वाले डायग्राम में, रीसेंट डायग्राम में, इफ आई से मैं फॉर्माइल मीथियोनिन को पी साइड वाले टीआरएनए से डिटैच करूं और वेलिन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ दूं, अब मेरे पास जो ए साइड पे टीआरएनए है वो अमीनो एक्राइलेटेड नहीं है, जबकि वो पेप्टिडाइल टीआरएनए बन चुका है। वंस अगेन आई रिपीट द स्टेटमेंट, फिर से ध्यान से सुनो। आई से मैं एक काम करूं कि जो ए साइड पे वेलिन है उसका मैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करा दूं फॉर्माइल मीथियोनिन के साथ, लेकिन उसके लिए मैं फॉर्माइल मीथियोनिन को पी साइड वाले टीआरएनए से डिटैच करूं और ए साइड वाले टीआरएनए से जोड़ दूं। ठीक है, अगर मैं ऐसा करती हूँ, राइट, अब ध्यान से सुना, अगर मैं ऐसा करती हूँ, नाउ आई से मेरे पास राइबोसोम फिर एक कोडॉन आगे मूव करता है, राइबोसोम फिर मेरे पास ट्रिपल यू पे आ जाता है। अब ट्रिपल यू पे आने पे क्या मेरी प्रॉब्लम लॉस ऑफ अमीनो एसिड वाली सॉल्व हो गई? यस गाइस, हैज आई हैव आई सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दैट लॉस ऑफ द अमीनो एसिड? क्योंकि जो अब टीआरएनए बाहर जाएगा उसके पास तो कोई भी अमीनो एसिड नहीं लगा हुआ, भले ही आराम से बाहर चला जाए। ठीक है, राइट, अब जितना भी थोड़ा भी 10% भी क्लियर होगा ना, राइट, वो अब डायग्राम से क्लियर होगा। मुझे अभी सिर्फ 10% आपको क्लियर कराना था ताकि थोड़ी बात दिमाग में जाए और वो सोचो, ताकि हम इसको इमेजिनेटिव वे से अपना तरीके से अब इसको ध्यान से कर पाए। नाउ सी एवरीवन, अब मैंने यहाँ पर सेकंड स्टेप जो की, राइट, नाउ आई गो फॉर द सेकंड स्टेप एंड द सेकंड स्टेप इज ट्रांसपेप्टाइडेशन। Transpeptidation is formation of peptide bond between amino acid of P site and amino acyl tRNA of A site। ध्यान से पढ़ना जो मैंने लिखा है, amino acid of P site and amino acyl tRNA of A site। कैसे अब मैंने किया इसको? Now I am just taking
तो वही है, मैं डायग्राम अभी बनाऊंगी इसका, लेकिन अभी मैं बी और ए साइड बना रही हूँ। बी साइड पे मेरे पास है AUG, यहाँ पर है मेरे पास GUG, ये मेरे पास है TRNA, यहाँ मेरे पास कनेक्टेड है फॉर्माइल, ये मेरे पास TRNA, यहाँ मेरे पास कनेक्टेड, और यहाँ मेरे पास एंड। ठीक है बच्चा, राइट, कमिंग लो, wait, मेरा सी over here guys, ठीक है अभी वॉइस, राइट, everyone audio is being fine. Okay guys, right, now moving to this, अब देखो एक एक करके पॉइंट समझाते रहते हैं। ये मेरे पास इंस्ट्रक्शन है, ये क्या करना है, ये इस बॉन्ड को क्लीव करना है और इनके बीच में बॉन्ड बनाना है। ये मेरे पास था, माय टास्क इज वेरी लो, एक सेकंड, समटाइम इट इज slow, समटाइम इट इज अच्छा, हाँ बिकॉज़ इट्स दे रहा है। नाउ सी ओवर हियर गाइस, ठीक है, ये वॉइस देख नहीं, okay, fine everyone, I'm just changing the settings, so let's see, voice is breaking, and edit it, फिर भी सुबह से क्लासेस हो रही है तो नेट edit it. Okay, now is it being fine, guys? I've changed the net settings. और मैंने settings भी change करनी है। अब देख रहे हैं, अब कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? Okay, guys. So let's start with the topic now. Start करें, ठीक है? Okay, right. And जिसको भी अभी बीच में भी प्रॉब्लम हो ना, right, तो just do one thing, right, rejoin again, not yet. Okay, fine. So let me begin with the topic, ठीक है? और अगर थोड़ा भी बच्चा एक बार प्रॉब्लम हो तो जस्ट रिजॉइन वंस अगेन, राइट? सान्या क्लियर है अभी वॉइस, राइट? अभिषेक, सान्या, स्वतंत्र, यस, ओके, फाइन। नाउ लेट्स सी ओवर हियर गाइस, अब हमें करना क्या है, राइट? हमें बेसिकली बच्चा ये पॉइंट करना है कि वी हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड, राइट? सो ब्रेक दिस अमीनो एस्टर बॉन्ड, इस अमीनो एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना एंड फॉर्मेशन करनी है ऑफ अमाइड बॉन्ड, राइट? ये हमारे पास दो टास्क, मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और इस अमाइड बॉन्ड की मुझे फॉर्मेशन करना है। हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, मैं कैसे इसको करने वाली हूँ, लेट्स स्टेट इट वन बाय वन, एक एक करके अब हम इसको स्टेट करेंगे, राइट? कि हाउ वी विल डू दिस पर्टिकुलर फिनोमेनन। हाँ जी, ओके गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। नाउ स्टार्ट करें, चलो।
ठीक है. Okay guys, now over here we say this point. हमने कहा ये देखो हमारे पास है फॉर्माइल मिथ्योनीन. अब मुझे बॉन्ड याद दिलाते रहना जो हमने करे थे. फॉर्माइल मिथ्योनीन का बॉन्ड मैंने बनाया था CCA से. इसका ग्रुप था COH और इसका ग्रुप था OH. ये दो ग्रुप थे हमारे पास, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो मेरे पास बना था दैट इज द अमीनो एस्टर बॉन्ड, राइट. जो मेरे पास यहाँ पर वेलिन है, वेलिन ने भी बॉन्ड बना रखा है CCA के साथ, राइट. ये मेरे पास P साइड वाला tRNA, ये मेरे पास A साइड वाला राइट. और यहाँ भी जो बॉन्ड बना हुआ है वो COH और OH के बीच में बना. करेक्ट एवरीवन. अब इस वेलिन का क्या फ्री है? क्या इस वेलिन का NH2 फ्री है? अगर इस वेलिन का NH2 इस COH पे अटैक करता है तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? और अगर ये COH पे अटैक करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? CONH बॉन्ड. एंड दिस CONH बॉन्ड इज व्हाट? अमाइड बॉन्ड. Do my task of the amide bond formation completed, right? And इस bond को बनाते टाइम have you formed a new bond or you just go for the transfer of the bond? क्या आपने एक नया बॉन्ड बनाया या आपने बॉन्ड का ट्रांसफर किया? या आपने अमीनो एसिड को तोड़ा, अमीनो एस्टर को तोड़ा और उसकी जगह कौन सा बना दिया? अमाइड बॉन्ड. तो आप जस्ट ट्रांसफर्ड ना, राइट. तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या कहलाया जाएगा? कैन आई नेम दिस रिएक्शन एज पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन? क्या मैं इसे नाम दे दूं? राइट. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय, ये कैटलाइज कौन करेगा? इट इज कैटलाइज्ड बाय पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, राइट. कौन ट्रांस and you all will be amazed to know guys, 23S rRNA is working as peptidyl transferase enzyme, right. It's a ribozyme. Ribozyme हम क्या कहते हैं? When the protein is not forming the enzyme, rather a unit of RNA is forming the enzyme. Correct ना? Right. हाँ जी. Direction of the amide bond is NH2 will pose the attack over COH. Then only, right. तो आपकी डायरेक्शन जाएगी A to P, that is valine to methionine. ठीक है, valine to methionine. तभी एरो मैंने देखो उसी डायरेक्शन में बनाया. फाइन. अब अगर मैं इसकी रिएक्शन बेटा कराऊं, राइट, तो आई विल से, अब देखो मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं इसकी कराऊं रियल में, हम इसका पूरे सिस्टम में अगर इसका रिएक्शन देखें तो हमने कहा हमारे पास सिस्टम कैसा है? दिस इज द mRNA, ये 5 प्राइम UTR, AUG, GUG, UUU, UAC and UAG लिया, UG लिया, UH. अब हमने कहा यहाँ हमने बाइंड करा दिया. At this we have binded, right. This is the one, B site, A site, E site, right. यहाँ आपने अब बाइंड करा रखा था फॉर्माइल मिथ्योनीन, यहाँ आपने बाइंड कर रखा था, ठीक है. What you have done? You have done the process of the peptidation. Other we can write transpeptidation. And remember, guys, no ATP required. Question A 2015. Which step of the translation is energy inexpensive step? ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो 3 से 4 गुना ATP यूज करता है जितने अमीनो एसिड अटैच कर रहा है, ठीक है. हाईली एनर्जी एक्सपेंसिव. सिर्फ एक स्टेप इसका ऐसा है जिसमें एनर्जी नहीं चाहिए, दैट इज ट्रांसपेप्टाइडेशन. रिमेंबर दिस वन, राइट. दैट इज ट्रांसपेप्टाइडेशन एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय, राइट. इसमें आपने किसको यूज किया? यू हैव यूज्ड द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम. आपने पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को यूज किया एंड यू विल गो फॉर द स्टेप. जो अब आपका स्टेप बना, अब वो देखो किस हिसाब से हमने बनाया. तो हमने कहा ये हमारे पास mRNA का स्ट्रक्चर,
ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास AUG, देन GUG, देन UU, देन USC, देन UAG, देन 3', राइट। अब हमने यहाँ बाइंडिंग शुरू की, हमने कहा ये हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर आ गया, ये हमारे पास P साइट, ये हमारे पास A साइट, ये हमारे पास E साइट, और ये हमारे पास अबव TR। यहाँ मैंने कहा ये अबव, सॉरी अपर स्मॉल लार्ज सबयूनिट ओवर दिस। अब देखो बाइंडिंग कैसे करोगे, ध्यान से करना, वेलिन उसके ऊपर फॉर्माइल मिथ्योनिन, ठीक है, वेलिन फॉर्माइल मिथ्योनिन, स्ट्रक्चर समझ आया। अब मैं इस tRNA को क्या कहती हूँ, आई नेम दिस tRNA एज पेप्टिडाइल tRNA, ठीक है, और इसमें से अमीनो एसिड हटाया तो इसको नाम देते थे डीएकाइलेटेड tRNA और अनचार्ज tRNA, और ये हमारे पास कौन सा हो गया, दिस इज एकाइलेटेड और चार्ज tRNA। क्लियर है बेटा सबको अच्छे से, अंडरस्टूड। ट्रांसपेप्टाइडेशन का स्टेप डन, राइट, आगे मूव करा दे, राइट। सो इफ आई विल से अब यहाँ तक का स्टेप हो गया, तो अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे। अब क्या करा दे, राइबोसोम की वॉकिंग करा दे ओवर mRNA। अगर राइबोसोम अब वॉक करेगा तो वी हैव द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसलोकेशन, change in the location na, right? So we will simply say that ribosome walking over mRNA, right? Completed यहाँ तक, and it is done by, catalyzed by, कौन करेगा catalyze, translocase enzyme, right? It is catalyzed by translocase enzyme, elongation factor G, इसे EFG का नाम देते हैं, right? We'll name it as a translocase enzyme as EFG, right? EFG का नाम दिया। अच्छा, अब अगर ट्रांसलोकेस कराएंगे, ट्रांसलोकेशन कराएंगे, तो मैं फिर से स्ट्रक्चर में बार बार स्ट्रक्चर इसलिए बना रही हूँ ताकि ये दिमाग में ना अच्छे से फीड हो जाए, राइट? AUG ट्रिपल, सॉरी अपना GUG, ट्रिपल U, USC, UAG, 3' UTR, ये स्ट्रक्चर था हमारे पास। हमने कहा था यहाँ हमने tRNA, सॉरी आपका राइबोसोम बाइंड कराया, राइट? दिस इज द साइट वी हैव फॉर्म्ड, P, A and E, ये हमारे पास है tRNA। अभी tRNA बाहर नहीं गया, tRNA तब बाहर जाते हैं जब राइबोसोम से हट जाता है, तो वेलिन एंड फॉर्माइल मिथ्योनिन। अब आपने यहाँ करा दिया ट्रांसलोकेशन, जहां आपने यूज किया EFG प्लस GTP, इन टर्न आपका आ गया EFG बाहर प्लस GDP प्लस P। एक कोडॉन, और हमेशा मूव ध्यान रखना, कोडॉन बाय कोडॉन जाता है आगे ऑलवेज, ऐसे नहीं कि 2-3 कोडॉन को एक साथ स्विच कर जाएगा, नेवर, ऑलवेज कोडॉन बाय कोडॉन, राइट? तो अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो हैव दिस एज द वन, 5' UTR, AUG, GUG, ट्रिपल U, USC, UAG, 3' UTR, it says over here। अब बाइंडिंग देखो हम कैसे करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, इसमें एक स्टेप आगे बढ़ जाऊंगी, तो आई एम हैविंग दिस एज, जो भी ये था मेरे पास, ये कौन सी साइट आ गई, E साइट, ये आ गया P साइट, ये आ गया A साइट, ठीक है। यहाँ पर अब tRNA की बाइंडिंग थोड़ी चेंज होगी, वो तो इससे बाइंडेड एंटीकोडॉन से, तो यहाँ डीएकाइलेटेड, यहाँ पर वेलिन और माइल। इज A साइट अगेन एम्प्टी टू गो फॉर द फर्दर प्रोसेस? यस गाइस, क्या A साइट वापस से फ्री है ताकि आगे की तरह बढ़ सके? फाइन, राइट। अगर A साइट आगे की फ्री, अब आगे क्या करा दूं इस स्टेप के बाद? व्हाट शुड बी डन? के बाद अब क्या करेंगे? अगर ये मुझे डायग्राम मिल गया, राइट, तो व्हाट शुड बी डन? अब मैं आगे क्या ऐसा करूं ताकि मैं इसको आगे मूव करा सकूं और आगे प्रोसेस कंप्लीट करूं?
ट्रांसपेप्टाइडेशन अभी तो अमीनो एसिड आया नहीं, ट्रांसपेप्टाइडेशन कैसे कराऊंगी राना? सोचो इसके आगे ऐसा क्या किया जाए कि हमारे पास आराम से मूवमेंट हो जाए। हाँ एक सेकेंड का लॉक कर देती हूँ ये बात इतना, ठीक है नोट करो पहले इसको, क्योंकि आगे के स्टेप इसमें मुझे आप ही बताने वाले, राइट? नोट इट डाउन एंड देन यू आर गोइंग टू टेल मी द फर्दर स्टेप्स, क्योंकि अब लास्ट प्रोसेस टर्मिनेशन ही करना है मुझे। Noted? नीचे स्क्रॉल करूं, ठीक है ओके राइट। हाँ जी मुझे स्टेप नहीं बताया भाई, क्या स्टेप आगे करना मुझे ये तो बताया ही नहीं, मैं आगे स्टेप क्या करूं? सोचो थोड़ा सा। अब अगर मेरे पास ए साइड खाली है तो ए साइड पे देखो क्या करना पड़ेगा, शुड आई हैव टू गो फॉर डिकोडिंग, डिकोडिंग करूं, फिर से ऐड करूं एक नया अमीनो एकाइल टीआरएनए, फिर से ट्रांसपेप्टाइडेशन करूंगी, फिर ट्रांसलोकेशन करूंगी और फाइनली आगे बढ़ जाऊंगी, ठीक है राइट। नाउ गिविंग यू, सबका नोट डाउन हो गया? सबसे पहले मुझे ये बताओ, फिर उसके बाद आप मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। डन है सबका? ओके फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बेटा ये डिकोडिंग वाला, देखो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब आगे का काम आप करने वाले हो, राइट? तो एक एक करके आप देखते जाना ध्यान से, राइट? सी एवरीवन, वी सेज इलोंगेशन, इलोंगेशन में हमने कहा 3 स्टेप्स है हमारे पास, बहुत ध्यान से क्या करना। पहला स्टेप इलोंगेशन में डिकोडिंग, दूसरा स्टेप ट्रांसपेप्टाइडेशन, तीसरा स्टेप ट्रांसलोकेशन, ये मेरे पास 3 स्टेप। पहला स्टेप जो डिकोडिंग है, मैंने कहा जो एमआरएनए पे एज अ कोडॉन इंफॉर्मेशन लगी हुई है उसको डिकोड किया जाए एज अमीनो एसिड। इसका मतलब जब भी आपकी ए साइट खाली होगी, आप EFTU को यूज करके आप इस ए साइट पे नया एक अमीनो एकाइल टीआरएनए बाइंड कर दोगे, तो दिस इज कॉल्ड एज द अमीनो एकाइल टीआरएनए, राइट? तो अमीनो एकाइल टीआरएनए की आप बाइंडिंग यहाँ पर कर दो, ठीक है। अब आपने अमीनो एकाइल टीआरएनए जब बाइंड कर दिया तो ए साइट का मीनिंग ये हो गया कि आपने अमीनो एकाइलेटेड टीआरएनए यहाँ पर बाइंड कर दिया, राइट? अब आपने कहा जब आपने इसको फॉर्म कर दिया तो अब आपकी साइट सारी ऑक्यूपाई हो चुकी है, राइट? तो उस ऑक्यूपाइड साइट को आपको बेसिकली फ्री करना है। तो आप कैसे फ्री करोगे? हमने कहा लेट्स मेक अ बॉन्ड। अब क्या बनाते हैं? एक बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनाने के प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं? ट्रांसपेप्टाइडेशन। ट्रांसपेप्टाइडेशन का मतलब मैंने कहा जो 2 अमीनो एसिड आपके लगे हुए हैं, 2 के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाओ। लेकिन वो बॉन्ड कैसे बनेगा आपका, राइट? जब आप कहोगे कि एक अमीनो एसिड को आप ब्रेक करो और दूसरे अमीनो एसिड के साथ उसे अटैच करा दो, तो आपने एक अमीनो एसिड बॉन्ड को ब्रेक किया जो पी साइट वाला था और आपने ए साइट वाले पे जाके उसको बाइंड करा दिया, राइट? क्योंकि NH2 जब आपका अटैक करेगा तो NH2 विल कॉज द अटैक एट दिस पॉइंट, राइट? तो हमने कहा ये हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हमारे पास बॉन्ड सिंथेसाइज हुआ, विशेष पेप्टाइड ट्रांसफर हुआ, हमें ATP बाहर से नहीं चाहिए क्योंकि ये एक्चुअली में ही आप एक बॉन्ड को तोड़ के दूसरा बॉन्ड बना दो, राइट? तो आपने कहा ये पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम ने कैटालाइज करा दिया, जो कि 23S RRNA करता है, जो कि लार्जेस्ट सबयूनिट आपका काम करा रहा है, राइट? अब आपने जब ये काम कर लिया तो इसके बाद आपने कहा यहाँ पर, राइट, फॉर्माइल मिथ्योनिन वाला आपका पी साइट पे आ गया, वेलिन वाला आपका ए साइट पे आ गया, और ऑटोमेटिकली आपने ट्रांसपेप्टाइडेशन करके पेप्टिडाइल टीआरएनए बनाने के बाद आपने कहा चलो वैसा करते हैं, ट्रांसलोकेट करा देते हैं, लेट्स मूव अप, मूव कर देते हैं। किसको मूव करते हैं? राइट, राइबोसोम को वॉक करा देते हैं एमआरएनए। जब राइबोसोम को एमआरएनए पे वॉक कराया तो मैंने कहा ये कैटालाइज किससे होगा? ट्रांसलोकेज एंजाइम से। और हर एक की वॉकिंग के लिए आप क्या लेके चलोगे यहाँ पर? दैट यू हैव डन कि आपने ट्रांसलोकेज एंजाइम यूज किया, इसको आगे मूव करा तो ट्रिपल यू आपका ए साइट पे आ गया, पी साइट पे आपका पेप्टिडाइल आ गया,
और इस साइड पे आपका डीएकाइलेटेड आ गया। अब ये स्ट्रक्चर मुझे देख के बताओ, क्या यहाँ से ये पता चल रहा है कि पी साइट को पी साइट नाम क्यों दिया? बिकॉज इट्स अ बाइंडिंग साइट ऑफ पेप्टिडाइल टीआरएनए। क्या ये पेप्टिडाइल टीआरएनए की बाइंडिंग साइट है? ई साइट को ई का एग्जिट का नाम क्यों दिया? बिकॉज इट्स अ बाइंडिंग साइट ऑफ द डीएकाइलेटेड टीआरएनए, और डीएकाइलेटेड टीआरएनए तो अब यहाँ से बाहर ही जाने वाला है ना, राइट, इसको बाहर ही निकालने वाले हैं हम आगे, राइट। और ए साइट को ए साइट का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये बाइंडिंग साइट किसका है मेरे पास, राइट, इट इज अ बाइंडिंग ऑफ साइट ऑफ एवरी न्यू इनकमिंग टीआरएनए। जो भी नया टीआरएनए आ रहा है वो कहाँ बाइंड हो रहा है बेटा? ए साइट पे ना, राइट। तो अब ये स्ट्रक्चर यहाँ तक सबको समझ आ गया है? एवरीवन अंडरस्टूड? यस गाइस, एवरीवन इन द क्लास अंडरस्टूड विद दिस पॉइंट? हर एक को यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं, राइट। तो अब आगे अब आपको बताना है, राइट, फटाफट से मुझे आंसर मिले। अब मैं नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या करूंगी, क्योंकि मैं अब सिर्फ स्टेप बाय स्टेप लिखूंगी इसके नीचे, ताकि मैं लास्ट में यूएजी पे जा सकूं। What should be the next step to be done afterward? इसके बाद मैं क्या करूँ? Decoding. Very good. Right. So if I go for the decoding, right, अब मैंने इसके बाद स्टेप किया decoding. Decoding पे मैंने फिनाइल एलानीन टीआरएनए की बाइंडिंग करा दी, राइट। क्या मैंने decoding करने की वजह से यहाँ पर बाइंडिंग करा दी? बाइंडिंग ऑफ, अब मैं A3 लेके चल रही हूँ उसको, ठीक है, नाम नहीं लिख रहे, सिर्फ A3 लिख रही हूँ, A3 एकाइलेटेड टीआरएनए, क्योंकि 2 अमीनो एसिड तो बाइंडेड ही है मेरे पास, राइट। क्या इस प्रोसेस में भी जीटीपी खर्च हुआ होगा? जीटीपी इन्वॉल्व हुआ होगा। तो जीटीपी से क्या बना होगा मेरे पास? जीटीपी प्लस ये बन गया मेरे पास, बाइंडिंग हो गई, ठीक है। अब क्या करा दूं? बाइंडिंग जब हो गई, बाइंडिंग कराने के बाद क्या कराऊं फटाफट से? व्हाट शुड बी डन आफ्टर द बाइंडिंग? मैंने A3 एकाइलेटेड टीआरएनए बाइंड करा दिया, स्ट्रक्चर सबका बने साथ साथ, राइट। मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, लेकिन आप स्ट्रक्चर बनाने वाले हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर क्या करा दूँ इसके अंदर? सेकेंड स्टेप, ट्रांसपेप्टाइडेशन, राइट। वी विल गो फॉर ट्रांसपेप्टाइडेशन, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। तो हमने कहा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हमने करा दिया। जब पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया, तो अब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के बाद एक स्विच करा दूँ उसे, कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। फाइन एवरीवन, राइट, ट्रांसलोकेशन, गुड। अब मुझे ना ट्रांसलोकेशन वाला स्ट्रक्चर बना के दिखाओ जल्दी से। गिव मी द स्ट्रक्चर फॉर ट्रांसलोकेशन, ओपन अप योर कैमरास इन द एमएस, राइट, सो दैट आई कैन सी स्ट्रक्चर क्या बना है, राइट। गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम गाइस, ट्रांसलोकेशन का स्ट्रक्चर बना। राइट, ट्रांसलोकेशन का स्ट्रक्चर बनाओ और मुझे दिखाओ। ट्रांसलोकेशन में ताकि मुझे समझ आए कि आपने क्या किया है इसके अंदर, क्योंकि इस ट्रांसलोकेशन में भी आपने जीडीपी को खर्च करके जीडीपी प्लस पीपीआई बनाया होगा। Let me see who will do first. इसको समझ आया फटाफट से मुझे बताएगा स्ट्रक्चर। और जिसके पास कैमरा नहीं है, सेंड मी द पिक ऑन द टेलीग्राम बना के। भले आज की क्लास हमारी ट्रांसलेशन में चली जाए, लेकिन ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा डाउट यही होता है। आज क्रैश में बच्चों का सबसे बड़ा डाउट ये कि ट्रांसलेशन क्या होता है, कैसे कराते हैं। Yes, everyone. What's the answer?
किसी का नहीं बना अभी तक? सिंपल है। क्या स्ट्रक्चर बनेगा बच्चा? क्या हो गया भाई? ओके गाइस, राइट। हाँ, एकदम शांत बैठ गए ना। ये क्लास होती तो मैं सबकी कॉपीज में जाके देख सकती क्या कर रहे हो। हाँ, क्या करूँ मैं अब इसमें ट्रांसलोकेशन? अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दो, चलो पी साइड ए साइड पे कौन सा कोडॉन आएगा? ओनली टेल मी दैट। पी साइड ए साइड पे कौन सा कोडॉन आएगा? राइट, बस मुझे वही चीज समझा दो। मैं यहाँ पर राइबोसोम कहाँ से शुरू करूँ? पहला स्ट्रक्चर मेरे पास ये था। अब मैं राइबोसोम को कहाँ से शुरू करूँ ताकि मैं पी साइड पे कौन सा रखूँ, ए साइड पे कौन सा रखूँ, ई साइड पे कौन सा रखूँ? राइट, कौन सा मुझे प्लेस करना चाहिए? वेरी गुड सन, गुड, वेरी गुड, सुपर गाइस। तो ये मेरे पास हो गया ई साइड, आगे मूव करा दिया ना, देखो ये पी साइड और ये ए साइड, बिल्कुल ठीक। अब पी साइड पे डी एकाइलेटेड टीआरएनए या अमीनो एकाइलेटेड टीआरएनए? ई साइड पे, ई साइड पे कौन सा मिल रहा है? ओके सानिया, आप एक गलती देखो की ना, तभी मैं वही देखना चाह रही थी। राइट, ग्रेट अटेम्प्ट बच्चा, लेकिन एक मिस्टेक की है इसके अंदर। राइट, तभी मैं कहती खुद बनाओ इसको ताकि एक गलती समझ आए। यहाँ तो देखो डी एकाइलेटेड आ गया, ठीक है, डी एकाइलेटेड टीआरएनए। नहीं, एक मिनट रुको, नहीं बिल्कुल सही है सानिया, करेक्ट करेक्ट, वेरी करेक्ट, ठीक है। राइट, पी साइड पे देखो, पी साइड पे कौन सा आएगा? ए3 पहले आएगा, ए3 के बाद कौन आएगा? वेलिन, मैंने वेलिन को ऊपर पढ़ लिया था। फिर कौन आएगा आपका? फॉर्माइलिन। सुपर गुड, राइट, समझ आया सबको? ए साइड वापस खाली, ठीक है। अब अगर मैं फिर से ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? देखो पेप्टाइड चेन बढ़ गई ना, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज देखनी थी बेटा कि आप जब पेप्टाइड चेन बना रहे हो तो उसका ऑर्डर क्या रख रहे हो? A1 दैट इज फॉर्माइल मीथेन एकदम टॉप पे होना चाहिए और लास्ट वाला एकदम बेस पे होना चाहिए, इस तरीके से सीक्वेंस चले। तो फॉर्माइल मेथियोनिन, वेलिन एंड ए3, इस तरीके सीक्वेंस चलना चाहिए हमारे पास, राइट। तो दिस इज व्हाट पेप्टाइड टीआरएनए इज। अब मैंने कहा मान लो यूएससी, अब यूएससी पे फिर से डिकोडिंग शुरू कर दूं, राइट। तो वापस से मैं क्या करूं, फिर से मैं इसमें क्या कर दूं अगेन, राइट, डिकोडिंग कराऊं। डिकोडिंग के बाद फिर से मैं ट्रांसपेप्टाइडेशन कराऊं, राइट। और ट्रांसपेप्टाइडेशन कराने के बाद finally I go for the third step, that is called translocation, right। तो अब मेरे पास फाइनली जब मैं ट्रांसलोकेशन कराऊंगी, अब एक अटेम्प्ट और करूं जिसका रह गया, मेक दैट स्ट्रक्चर जो अब इस ट्रांसलोकेशन के बाद बनेगा, राइट। तो वी से नाउ आई एम मूविंग टू द थर्ड स्टेप which is called termination। A4 ले लो इसको, A4 लो, मुझे सिर्फ स्ट्रक्चर ट्रांसलोकेशन का भेजो, राइट। जैसे अभी मुझे सानिया ने भेजा है वैसे एवरीवन इन द क्लास, राइट, सेंड मी द स्ट्रक्चर, राइट। कैमरास नहीं खुल रहे, कोई बात नहीं, मुझे उसकी फिगर भेज दो, राइट, ओवर द टेलीग्राम चैट, ताकि हम टर्मिनेशन वाला टास्क पूरा कर सकें। Yes, let
me see who will send me the result. अब किसने बिल्कुल सही बनाया है? साने ने तो एक बार बिल्कुल सही बना दिया है. Rest of the people. हाँ जी. Anyone in the class? Okay, very good, Sultan. बस सुल्तान ने एक गलती कर दी. A4 को तो इंक्लूड किया नहीं. 4th वाला अमीनो एसिड कहाँ है? A4. ठीक है, इसको इंक्लूड करना भूल गए. Very good, Sanya. That's good. Great, Jasmine. Super. That's good, guys. Great. तो अब हमें पास यहाँ पर क्या हो गया? Dealkylated. Right. Very good, Rajul. Super. Right. अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया? This is A4. A4 के बाद A3. A3 के बाद वेलिन. वेलिन के बाद फॉर्माइल मीथिल. आ गया ये वाला पॉइंट हमारे पास. वेरी गुड, दैट्स गुड. अच्छा, अब एक गलती जो बच्चे और कर रहे हैं ना, देखो अब हम जो mRNA बना रहे हैं ना, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना रहे हैं. ठीक है, mRNA 5 to 3. तो मेरे पास tRNA कैसा आना चाहिए? 3 to 5. tRNA 3 to 5 आना चाहिए. मीन्स जब आप अमीनो एसिड अटैच कर रहे हो ना, तो 3 एंगल उस तरफ होना चाहिए जैसे मेरा बन रहा है. ठीक है, जाना वो उस मिस्टेक को करेक्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये गलती नहीं करनी है किसी ने. राइट, तो क्वेश्चन इंटरप्रेट करते टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए किसी की. फाइन. राइट, तो अब हमने क्या कह दिया यहाँ पर कि ये मेरे पास बन गया. दिस इज द पेप्टिडाइल tRNA. राइट, एंड दिस इज बीइंग द वन व्हिच इज कॉल्ड deacylated tRNA. वेरी गुड. अब हमें ये करना है बच्चे इसके अंदर ए साइट पे देखो क्या आ चुका है. नाउ आई हैव दैट ए साइट इज हैविंग द स्टॉप कोडॉन, एंड इफ वी रिमेंबर दैट स्टॉप कोडॉन नेवर कोड्स फॉर अमीनो एसिड. इसका मतलब इसके लिए तो कोई tRNA एग्जिस्ट ही नहीं करता. कोई tRNA एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके लिए. तो अब मैं इस पे क्या करूं? राइट, आई से वी हैव द बाइंडिंग ऑफ रिलीज फैक्टर. हम यहाँ बाइंडिंग किसकी करा दे? रिलीज फैक्टर. एंड रिलीज फैक्टर मेरे पास दो है, RF1 या फिर RF2. दो में से किसी एक की बाइंडिंग कराएंगे. RF1 binds to UAA and UAG. RF1 बाइंड करता है UAA और UAG, और RF2 binds to UAA and UGA. की बाइंडिंग यहाँ से. राइट, तो मैंने कहा RF1 RF2 बाइंड करा दिया मैंने. राइट, तो एक ही को बाइंड करा देते हैं. तो इनमें से मैं कौन सा लेके चलूं? UAG मेरे पास प्रेजेंट है. राइट, तो आई हैव द बाइंडिंग ऑफ RF1. RF1 की बाइंडिंग करा दो. RF1 की बाइंडिंग होती ये क्या कॉज करेगा? इट कॉज डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड अमीनो एस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसॉल्व कर दे. और उस डिसोल्यूशन के लिए इसको क्या चाहिए? GTP. और GTP से क्या बनाएगा? GTP प्लस. अल्टीमेटली व्हाट यू हैव द फ्री पेप्टाइड चेन आपको बाहर आ जाएगी, मिल जाएगी, प्लस सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, दोनों सब यूनिट राइबोसोम के अलग, प्लस या टर्मिनेट प्रोसेस. राइट, रिलीज फैक्टर की बाइंडिंग होती हमने कहा डिसोल्यूशन करा दो. डिसोल्यूशन कराते H बॉन्ड और अमीनो एसिड बॉन्ड का फ्री पेप्टाइड चेन निकाल दो. सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, mRNA सब कुछ आपका बाहर आ गया. कंप्लीट प्रोसेस आपका वहीं पर फिनिश हो गया. राइट, तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस चल गया एज दी टर्मिनेशन. राइट, अंडरस्टूड यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से कंप्लीटेड. राइट, तो अब मैंने कहा यहाँ पर आपने प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के टाइम, राइट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन
right? Process of translation के time, what we have done, we will go for the step called pre-initiation, which is called charging of tRNA. आपने सबसे पहले tRNA को चार्ज करना, चार्जिंग करने के बाद, प्री इनिशिएशन करने के बाद, we go for the task which is called as the initiation. हमने initiation कर दिया. Initiation means we have done with the formation of initiator translational complex. ये कॉम्प्लेक्स हमने फॉर्म. इनिशिएशन करने के बाद we move to the task called as elongation, right? elongation में हमने decoding कराया, ट्रांसपेप्टाइडेशन कराया, और ट्रांसपेप्टाइडेशन के बाद ट्रांसलोकेशन कराया. elongation के बाद फाइनली move for termination, and termination में हमने क्या करा दिया, रिलीज ऑफ पेप्टाइड चेन का रिलीज. एवरीवन अंडरस्टूड? यहाँ तक चारों स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, राइट? तो प्री इनिशिएशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन. हाँ जी मैम, RF1 और RF2 क्या था? कौन सा? RF1 और RF2. RF1, RF2 और रिलीज फैक्टर बच्चे, राइट? ये रिलीज फैक्टर वो है हमारे पास जो एक्चुअली में, जैसे हमने इनिशिएशन फैक्टर पढ़े 1 2 3, ऐसे रिलीज फैक्टर है 2, राइट? ये बाइंड करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉप कोडॉन से, राइट? तो अब हमारे पास स्टॉप कोडॉन 3 है, तो हमने कहा UAA, UAG, UGA. UAA से RF1, RF2 में से कोई भी बाइंड कर सकता है. UAG से सिर्फ RF1 बाइंड करेगा, UGA से सिर्फ RF2 बाइंड करेगा. इनकी बाइंडिंग होने की वजह से ही डिसोसिएशन हो जाएगा, राइट? डिसोसिएशन मीन से क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे. हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बना हुआ है? एंटीकोडॉन कोडॉन के बीच में. तो एंटीकोडॉन कोडॉन के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, एंटीकोडॉन कोडॉन का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया तो tRNA अलग हो गया mRNA से. उसी के साथ साथ आपने यहाँ पर अमीनो एसिड बॉन्ड तोड़ दिया, तो tRNA से अमीनो एसिड की जो पेप्टाइड चेन बनी हुई है वो भी तोड़ दी आपने, राइट? तो ऑटोमेटिकली पेप्टाइड चेन अलग, tRNA अलग, राइबोसोम अलग, mRNA अलग, सब कुछ अलग हो गया हमारे पास. दिस इज हाउ द टर्मिनेशन ऑकर. ठीक है बच्चा? completed? Yes, right? Yes. Okay, now go for it guys. फटाफट से energy input during the process. Energy input during translation. Let me take an example for 100 amino acid in a peptide. Polypeptide में 100 amino acid है. 100 amino acid के लिए मुझे energy input फटाफट बता दो. What should be the energy input? जल्दी से. Energy input क्या होना चाहिए मेरे पास? EFQ अभी आ रही है, EFQ पे भी आ रही है, राइट? वो भी मैं समझाऊंगी. elongation फैक्टर मेरे पास एक नहीं 3 है, राइट? वो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ, राइट? हाँ जी, एनर्जी इनपुट पे आ जाओ फटाफट. कहाँ कहाँ एनर्जी लगी है हमारे पास? Where we have found the energy? एनर्जी इनपुट कहाँ कहाँ? जल्दी से स्टेप काउंट कराते जाओ. पहला, सबसे पहला कौन सा? वो प्री इनिशिएशन, करेक्ट? चार्जिंग करोगे ना पहले, राइट? तो फर्स्ट स्टेप कौन सा हो गया? प्री इनिशिएशन. मैं स्टेप लिखती जा रही हूँ, मुझे नंबर बताते जाओ. हाउ मेनी एटीपी? 100 अमीनो एसिड है पॉलीपेप्टाइड में, कितने एटीपी चाहिए प्री इनिशिएशन के स्टेप के दौरान? हाउ मेनी एटीपी ड्यूरिंग प्री इनिशिएशन? 100. वेरी गुड. 100. राइट, बिल्कुल ठीक. तो हमने कहा 100 ATP for charging of 100 amino acid and formation of amino acyl tRNA. Very good. Second, pre-initiation के बाद next step initiation. स्मार्टली बताना थोड़ा अच्छे से. Initiation. 1. Very good. Only 1 ATP. 1 ATP for
फॉर्माइल Yes, ma'am. मीथियोनिन एकाइलेटेड टीआर, सिर्फ इसके लिए चाहिए। वेरी गुड। थर्ड वन इलोंगेशन, अब ये थोड़ा अच्छे से समझाना मुझे। इलोंगेशन, अच्छा इलोंगेशन के कितने स्टेप है? 3 स्टेप है। 3 में से कितने स्टेप पे एटीपी चाहिए? 3 स्टेप में से डीकोडिंग पे चाहिए, राइट? ट्रांसपेप्टाइडेशन पे नहीं चाहिए, ट्रांसलोकेशन पे चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब बताओ इसके अंदर दो, सिर्फ दो, क्या हर अमीनो एकाइल टीआरएनए की डीकोडिंग के लिए एक जीटीपी चाहिए? एम आई राइट? क्या हर एक कोडॉन के लिए राइबोसोम की शिफ्टिंग के लिए एक अमीनो एक एटीपी चाहिए? जीटीपी लगा रहे थे ना वहां पर, तो कितने अमीनो एसिड है? 99 एटीपी फॉर 99 अमीनो एकाइल टीआरएनए बाइंडिंग टू ए साइट। क्योंकि जब एक के लिए चाहिए तो बेटा 99 के लिए 99 एटीपी चाहिए ना। दिस इज द स्टेप कॉल्ड एज डीकोडिंग। फाइन, फिर मुझे 99 एटीपी चाहिए फॉर 99 टाइम्स शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम ओवर mRNA. The step is called ट्रांसलोकेशन। अच्छा, अब इसको कैसे समझते हैं वो मैं समझाती हूँ, दिमाग में आ रहा होगा 99 कैसे आ गई। अभी आपने एक डायग्राम बनाया था, यू हैव मेड अ डायग्राम, ठीक है? आपने खुद अभी एक प्रोसेस बनाया। स्टार्ट करो जरा जीयूजी से। जीयूजी की डीकोडिंग के टाइम पहले जीटीपी, डायग्राम देखो अपना जो बनाया हुआ है। जीयूजी की डीकोडिंग के टाइम आपने पहला एटीपी यूज किया, जीटीपी यूज किया, जीटीपी इज इक्विवेलेंट टू एटीपी। फिर आपने जीयूजी से जब ट्रिपल यू पे गए तब एक जीटीपी और यूज किया। कितने जीटीपी हो गए? 2, ठीक है? एक अमीनो एसिड के लिए, डन। आगे बढ़ो, अब ट्रिपल यू पे जब आपने A3 को बाइंड कराया होगा फिर एक जीटीपी यूज करोगे डीकोडिंग के टाइम, और फिर ट्रिपल यू से जब आप यूएसी पे गए, दैट इज फिर ट्रांसलोकेशन कराया, फिर आपने जीटीपी खर्च किया। 4 जीटीपी हो गए अभी तक। अब आ जाओ यूएसी, यूएसी पे A4 की बाइंडिंग कराई, 5वां जीटीपी, और फिर उसके बाद यूएसी से जब यूएजी पे गए ट्रांसलोकेट कराए तो 6 एटीपी। कितने आपने अमीनो एसिड बाइंड कराए? 3 अमीनो एसिड बाइंड कराए फॉर्माइल मीथियोनिन के अलावा। फॉर्माइल मीथियोनिन के अलावा 3 अमीनो एसिड बाइंड हुए। उन 3 अमीनो एसिड के लिए आपने कितने एटीपी यूज कर लिए? 3 एटीपी डीकोडिंग में, 3 एटीपी ट्रांसलोकेशन में, टोटल कितने? 6 एटीपी। हो गया पॉइंट क्लियर? तो 100 में से एक एटीपी फॉर्माइल मीथियोनिन वाला था, बचे हुए 99 एटीपी आपके कौन से हो गए? जो डीकोड भी होंगे और जो ट्रांसलोकेट करने में भी हेल्प करेंगे, राइट? अब समझ आया सबको ये पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड? कंप्लीट हुआ? इसलिए मैंने कहा जो आपने लिखा है खुद उसी को रिलेट करो इसी में, राइट? अच्छा, फोर्थ स्टेप कौन सा होगा? व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? कैन आई से फोर्थ वन इज टर्मिनेशन। हाउ मेनी जीटीपी रिक्वायर्ड टर्मिनेशन के टाइम? ओनली वन। एक क्यों रिक्वायर्ड है? एक अगर बीच में भी एक भी स्टॉप कोडॉन आ गया टर्मिनेट कर दोगे ना। टर्मिनेशन क्यों मुझे चाहिए? बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग ऑफ आरएफ टू स्टॉप कोडॉन। आरएफ की बाइंडिंग करनी है स्टॉप कोडॉन। इतने टोटल नंबर ऑफ एटीपी चाहिए। इज इट फाइन एवरीवन? यहाँ तक राइट? 300 और अभी मैंने आपको एक लाइन 3 से 4 गुना एटीपी चाहिए होता है, क्योंकि 3 प्रोकैरियोट में 4 गुना यूकैरियोट्स। फाइन, सबको समझ आया ये वाला पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड? यस गाइस, किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर एनर्जी काउंट में? फटाफट से। यस और नो? कंप्लीटेड है? फाइन, राइट? तो अब अगर मैं एक फॉर्मूला कोट कर दूं और आपको उससे फॉर्मूला याद रखना हो तो इजी हो जाएगा ना काम, राइट? तो हमने कहा number of ATP utilized during translation equals to, yes 99 elongation में नहीं 99 plus 99 चला,
99 इन द डिकोडिंग, 99 इन द ट्रांसलोकेशन, ठीक है, राइट। तो अभी उसमें हमने कैसे कहा, क्योंकि हर एटीपी को आपने, हर एक अमीनो एसिड को जब आपने बाइंड कराना होगा बेटा ए साइट पे उसके टीआरएनए को, तो वहाँ एक एटीपी खर्च होगा, राइट। और उसी के साथ साथ आपने कहा यहाँ पर जब उसको आगे राइबोसोम को वॉक इन कराना है तो उस टाइम भी आप एटीपी को खर्च करोगे। तो 99 एटीपी डिकोडिंग के टाइम पे, 99 एटीपी ट्रांसलोकेशन के टाइम पे, टोटल सम आपका इलोंगेशन के टाइम पे, क्योंकि ट्रांसपेप्टाइडेशन में आप एटीपी खर्च नहीं करते, right? The number of ATP utilized for n amino acid, n amino acid के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ ATP चाहिए, तो हमने कहा यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, n plus 1 plus n minus 1 plus n minus 1 plus 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, this n during reinitiation, 1 during initiation, this during elongation, and this during termination, right? यहाँ पर ये फैक्टर ड्यूरिंग डिकोडिंग और ये फैक्टर ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन, and no ATP during ट्रांसपेप्टाइडेशन, इस दौरान आपको कोई एटीपी नहीं चाहिए। यस एवरीवन, हाँ जी, पॉइंट क्लियर हुआ। सबसे पहले इतना जो हमने पढ़ा, आई नो बहुत सारी चीजें आज हमने की हैं, राइट, बट एवरीवन कंप्लीटेड टिल दिस पॉइंट। हर एक को इतना पॉइंट समझ आया है, सबसे पहले ये बताओ मुझे, राइट। नाउ जस्ट ओपन अप योर कैमरास, राइट, एल्स राइट वी कैन हैव अ डिस्कशन। जो पॉइंट आपको क्लियर और ट्रांसलेशन, ध्यान रखना, जितने अमीनो एसिड आप डालोगे, हर एक अमीनो एसिड को डालते टाइम आप जो टीआरएनए और कोडॉन के बीच में बॉन्ड बना रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके लिए चाहिए। राइबोसोम को आगे वॉक कराते टाइम राइबोसोम की बॉन्डिंग के लिए आपको कोडिंग के लिए चाहिए। 100 में से एक एटीपी आप यूज कर चुके हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, किस टाइम पे आप यूज कर चुके हो, 100 में से एक, राइट, दैट इज ड्यूरिंग द इनिशिएशन। फॉर्माइल मीथेनिन यूज कर चुके हो, बच्चे आपके 99, तो इसलिए मैंने 99 की कैलकुलेशन। डन है अब ये पॉइंट अच्छे से, एवरीवन अंडरस्टूड, राइट। 3 इनिशिएशन फैक्टर, 3 इलोंगेशन फैक्टर, 2 रिलीज फैक्टर। इलोंगेशन फैक्टर में डिटेल में अब अगली क्लास में बताऊंगी, राइट, नाम इसके लिस्ट बनाएंगे क्योंकि यूकेरियोट के साथ डिफरेंस करेंगे इसके, राइट। फिर और उसी के साथ साथ, राइट, ट्रांसलेशन पूरा यहाँ आपका खत्म होता है, राइट। अब आपका एक टास्क है बेटा, ये जो मैंने पूरा शेयर कर रखा है, अभी मैं पूरे शेयर कर रही हूँ उसके साथ नोट्स, यहाँ पर इसके आगे जितने मैंने यहाँ स्लाइड्स में डायग्राम डाले हुए हैं, राइट, इनिशिएशन के, इलोंगेशन के, एक एक स्टेप का ना मैंने पूरा डायग्राम डाला हुआ है, राइट। बहुत ध्यान से डायग्राम देखना, राइट, ट्रांसलोकेशन एंड फाइनली टर्मिनेशन। तो ये स्टेप्स के डायग्राम सबके अच्छे से कंप्लीट हो जाए। एवरीवन शुड कंप्लीट दिस डायग्राम एट द मैक्स, सबके मैक्सिमम में डायग्राम खत्म हो जाए, राइट। ये डायग्राम अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ट्रांसलेशन, ताकि कल जब हम स्टार्ट करेंगे, राइट, रेगुलेशन के साथ, लैक ओपेरॉन के साथ, उससे पहले ये ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन खत्म, एंड विल हैव अ शॉर्ट क्विज ओवर दिस, राइट, ताकि एक डिस्कशन हो जाए, ताकि जो डाउट्स है आपके वो क्लियर हो जाए। कुछ क्वेश्चंस भी करा लूं मैं इससे रिलेटेड। फाइन, कंप्लीट है यहाँ तक का पॉइंट। और कल हमें मेंडलिज्म वाला भी काम करना है, याद है ना, राइट, एक जेनेटिक्स का रिकैप भी करना है, राइट। तो इसलिए ध्यान रखना, कल जेनेटिक्स वाला रिकैप भी है, लिंकेज से पहले वाला सारा, उसके क्वेश्चंस भी करने हैं, तो वो पार्ट भी आपका कंप्लीट होना चाहिए सबका। कोई डिस्कशन, कोई पॉइंट जो अभी भी क्लियर ना हुआ हो? कंप्लीटेड है यहाँ तक अच्छे से? फाइन। Doubts of genetics tomorrow,
राइट कल वाली क्लास में सबसे पहले क्लास की स्टार्टिंग 3 बजे हमारी क्लास होगी, राइट पहले ही मुझे याद दिलाना कि जेनेटिक्स के डाउट्स करने, फिर मैं आगे टॉपिक कंटिन्यू करूंगी, वरना वो रह ही जाएंगे टॉपिक के साथ साथ, क्योंकि एक बार लैकोप्रोन स्टार्ट हो गया तो फिर वो खत्म होके वो होता है, इसी वजह से मुझे याद दिला देना एक बार, ठीक है। नहीं तो पहले हम मेंडलिज्म पूरा करेंगे, लिंकेज से पहले वाला, फाइन ओके एवरीवन। इवन रिसीव द स्टडी पैकेज 3 टिल नाउ। हाँ मैं अभी वाले नोट्स भेज रही हूँ बेटा। रजुल कांटेक्ट दी नंबर, जो ये अभिषेक जो है ना जो ऐड करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन डाली है जिन्होंने अभी ग्रुप पे, राइट उन्हीं को एक उस नंबर जो उन्होंने दिया ना उस पर कॉन्टैक्ट कर लो, राइट एंड यू विल गेट द इन्फो, ठीक है बच्चा, राइट ओके एवरीवन। सो विल मीट यू इन द कमिंग क्लास, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, राइट नो वरीज। जिन जिनको नहीं मिला है जस्ट ड्रॉप द मैसेज